तो डेटा इंटरप्रिटेशन सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाली हूँ यूनिट नंबर 7 जो रहती है हमारे सिलेबस में। ठीक है, तो डेटा इंटरप्रिटेशन, अब आप इससे समझते क्या है, डीआई का मतलब क्या है? इट इज नॉट अबाउट मैथ्स कि आप मैथ्स पढ़ रहे हो। इसमें हम कोई भी इंफॉर्मेशन आपको जो दी गई है, मतलब बेसिकली डेटा आपको दिया गया है, उससे इंफॉर्मेशन आप डिराइव करते हैं, उसी को डेटा इंटरप्रिटेशन है जो बोला जाता है। तो यहाँ पे आप चीजें क्या क्या यूज करते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और किन टेक्निक्स का यूज करेंगे ताकि आप पर्टिकुलर डीआई को अच्छे से सॉल्व कर सको, उस बारे में आज हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए, जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या चीजें हैं। अब आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन है, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करती हूँ कि मेरे पास एक 6 स्कूल है, ठीक है, ABCDE एंड F। इन 6 स्कूल्स में ना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो ए स्कूल में 100 बच्चे हैं, बी स्कूल में 50 बच्चे हैं, सी स्कूल में 40 बच्चे हैं, डी स्कूल में यहाँ पे 50 बच्चे हैं अगेन, ई में 100 है और एफ में 200 है। ये मैंने आपको दे दिया कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग इतने स्टूडेंट्स हैं। अब मैं आपको क्या दे देती हूँ, फर्दर इसकी और इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि इसमें जो बॉयज और गर्ल्स की रेशियो है वो अगर मैं आपको बता दूं कि बॉयज और गर्ल्स की रेशियो कितनी है। स्कूल ए में 2:3 है, स्कूल बी में 3:2 है, स्कूल डी में 1:1 है, सी में, एंड डी में ये अगेन 2:3 है। तो ये क्या है, ये मैं आपको एक डेटा दे रही हूँ, इससे आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। सिंपली एक मैंने एक फिगर दिया, आपको टेबल बना के दी और वो आपको मैंने डेटा दे दिया, तो यहाँ पे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा इस पर्टिकुलर चीज से। बट अब आगे इसके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको कैसे आप सोल्व करोगे ताकि आप एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन डिराइव कर सको, वो सारी जो चीजें हमें करनी है वो डेटा इंटरप्रिटेशन का पार्ट बनता है। ठीक है, ये क्लास फर्स्ट क्लास है, ध्यान से, जिनको कुछ भी नहीं आता ना डीआई में और जिनको बहुत कुछ आता है डीआई में, सभी स्टूडेंट्स ध्यान से बस इसको सुनते जाइए कि आज मैं बताने क्या वाली हूँ। आज हम बात करेंगे कि कैसे आपको टेक्निक्स यूज करनी है अपने डीआई को सॉल्व करने के लिए। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बेसिक्स को ही कवर करने वाले हैं आज की क्लास में हम। क्लियर? तो ये चीजें मैंने आपको बताई, ये एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन डेटा आपको दिया है, रॉ डेटा है, कुछ भी आपको इसमें से कुछ भी मीनिंगफुल यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा जब तक मैं आपसे कुछ क्वेश्चन ना पूछूं। अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि मुझे बताइए स्कूल ए में कितनी गर्ल्स हैं, तो आप इसमें क्या करोगे, अब इस डेटा को ध्यान से देखोगे कि गिवन क्या क्या है। मुझे ये पता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है मेरे पास, ओके, मेरे पास डिफरेंट स्कूल्स हैं, ये भी ठीक है। अब मैं बोलती हूँ कि स्कूल ए में मुझे बताओ नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है। तो अब ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा, इसको सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पे जो इंटरप्रिटेशन लगाओगे दैट इज नोन एज डेटा इंटरप्रिटेशन। किस पर्टिकुलर डेटा को आपने इंटरप्रेट किया है और इस इंटरप्रिटेशन के साथ आप मुझे, जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है वो मुझे आंसर आप देने वाले हो। क्लियर? तो यहाँ पे अब होगा क्या, इसको सोल्व करने के लिए जो मैं स्टेप्स यूज करूंगी उनको कैसे हम इजिली सोल्व कर सकते हैं, कैसे अपने आंसर तक इजिली पहुंच सकते हैं, आज की क्लास का वो डिस्कशन पॉइंट है जो हमारा रहने वाला है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 100 बच्चे हैं, मैं बोलती हूँ कि गर्ल्स मुझे बतानी है, तो मुझे यहाँ पे रेशो दी हुई है कि अगर आपके पास टोटल 5 बच्चे हैं ना, तो उनमें से 2 तो बॉयज हैं, 3 गर्ल्स हैं। अब मैं बोल रही हूँ मेरे पास टोटल 100 बच्चे हैं, तो मुझे बतानी है नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है। तो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग नंबर ऑफ गर्ल्स 3 है, टोटल स्टूडेंट्स 5 हैं, तो 100 को 3/5 कर दूंगी, 60 गर्ल्स मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब ये 60 गर्ल्स निकाल दिया मैंने, ठीक है। ये क्या है, ये मैंने एक इन्फॉर्मेशन डिराइव कर ली कि हाँ एक डेटा मुझे दिया हुआ था, उसके बेसिस पे जो मेरे से पूछा गया था मैंने उसके अकॉर्डिंग आंसर है यहाँ पे निकाल दिया है। ठीक है, ये सारी चीजें हमें करनी होती हैं। एक सिंपल एग्जांपल था, अभी आपसे परसेंटेज भी पूछ ली जा सकती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुझे ये बताओ कि जो स्कूल बी है उसमें कितने बच्चे कम हैं एज कंपेयर टू स्कूल ए। स्कूल ए में 100 बच्चे हैं, स्कूल बी में 50 बच्चे हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि आप मुझे ये बताइए स्कूल बी में कितने कम बच्चे हैं। कितने कम बच्चे हैं परसेंटेज में आपको बताना है। तो कितने कम है, 50 बच्चे कम है, स्कूल ए में 100 बच्चे हैं, स्कूल बी में 50 है। स्कूल ए के कंपैरिजन में कितने बच्चे कम हैं, तो कंपेयर जिससे किया जाता है वो क्या होता है, डिनोमिनेटर में आता है। जिससे आप कंपेयर कर रहे हो, स्कूल ए से कंपेयर कर रहे हो तो स्कूल ए के बच्चे डिनोमिनेटर में आ गए। कितने कम पूछा जा रहा है, तो 100 में से 50 माइनस करो, 50 बच्चे कम है। परसेंटेज में आंसर निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, ये आ गया कि 50% बच्चे कम हैं। ठीक है, ये चीजें आपसे क्वेश्चन फॉर्म में पूछी जाती हैं और ये हमें करना होता है। बट अब यहाँ तक पहुंचने के लिए बिल्कुल बेसिक चीजें जो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हम देखते हैं। आपको मैं टाइप्स ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन दिखा रही हूँ कि कितनी तरीके की डेटा इंटरप्रिटेशन आपसे पूछी जा सकती है। अभी अभी मैंने आपको एक सैंपल दिखाया, सेम ये टेबल फॉर्म में आपसे डेटा दिया जाता है और पूछा जाता है। ठीक है, फर्स्ट इस तरीके की डीआई होती है,
सेकेंड डीआई आपसे पाई चार्ट फॉर्म में डीआई पूछी जाती है। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आने वाले टाइम में आपको ये डीआई बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी। जैसा कि पैटर्न चेंज हो रहा है, ये डीआई भी अब पूछी जाने वाली है बहुत जल्द। तो इसमें होता क्या है, पाई चार्ट का मतलब क्या है कि आप एक सर्कल फॉर्म में यहाँ पे इसको क्या करते हो, शो करते हो अपने डेटा को, और यहाँ पे जो सर्कल का एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री। अब जब हम परसेंटेज की बात करते हैं तो हम 100% को कंप्लीट मानते हैं। ऐसे जब हम सर्कल की बात करते हैं तो 360 डिग्री को एक कंप्लीट सर्कल माना जाता है। उस कंप्लीट सर्कल को हम 360 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे अगर मुझे परसेंटेज निकालनी होती है डिग्री से, तो यहाँ पे क्या होता है, मेरे अकॉर्डिंग क्या होती है, कोई भी डिग्री मुझे दी हुई है, फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ पे डीआई है, ये पाई चार्ट है, इसका एंगल मुझे 90 डिग्री दिया हुआ है, मुझे यहाँ पे बताना है कितना परसेंटेज है। तो डिग्री 90 डिग्री है, कितने का, टोटल 360 डिग्री का, मुझे परसेंटेज में बताना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे आपके पास निकल के आ जाता है 100/4, दैट इज 25%। तो परसेंटेज में अगर निकालना है तो 25% हो जाएगा। डिग्रीज में आपको दिया होता है 90 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी कोई भी चीज यहाँ पे अगर डिग्री में दी होती है, कैसे परसेंटेज में आपको निकालनी है, तो वो फॉर्मूला क्या है कि परसेंटेज का प्रोपोर्शन यहाँ पे निकाल लो, 90/360 टोटल है, ठीक है, और मुझे निकालना है परसेंटेज में, तो 100 से मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक, कैसी आती है, बार चार्ट फॉर्म में डीआई आती है। ये बार चार्ट फॉर्म में क्या है, अब आपको यहाँ पे कुछ भी नंबर ऑफ ईयर्स दिए जाएंगे, या फिर नंबर ऑफ जो भी मंथ्स हैं वो दिए जाते हैं एक्स एक्सिस पे, एंड वाई एक्सिस पे आपसे क्या पूछा जाता है, वाई एक्सिस पे अगर आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो उसकी प्रोडक्शन की अमाउंट दे दी जाती है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की अगर बात कर रहे हो तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको दे दिए जाते हैं। तो इस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पाई चार्ट फॉर्म में डेटा है जो दिया जाता है। सिंपली इसमें भी वही है, जैसे टेबल फॉर्म में आपको चीजें दी जाती हैं, उसकी रिप्रेजेंटेशन अलग है, डेटा वही सेम है, तरीका वही सेम होगा इसको सॉल्व करने का। तरीके में कोई भी डिफरेंस नहीं है किसी भी टाइप की डीआई में। अब यहाँ से आपको यहाँ पे लाइन ग्राफ भी दिया जाता है, जिसमें क्या है, आपको यहाँ पे डॉट्स दी गई हैं, इन डॉट्स को आप मैच करते हो, ठीक है, और यहाँ पे अपना एक ग्राफ बना लेते हो। ये जो पर्टिकुलर डॉट है यही आपके लिए डेटा है कि 1999 में यहाँ पे प्रोडक्शन हुई है 5.5 मिलियंस की, 2000 में 7 मिलियंस की प्रोडक्शन हुई है, 2001 में 3.5 मिलियंस की प्रोडक्शन हुई है। ये क्या है, ये आपको डेटा ही तो दिया हुआ है। अगर मैं आपको इसको टेबल फॉर्म में दूं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से इस तरीके से मैंने आपको टेबल बना के दिया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया ये प्रोडक्शन हो रही है, प्रोडक्शन ऑफ वीट, ठीक है, वीट का सीजन है आजकल, तो प्रोडक्शन ऑफ वीट लेके चलते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ वीट हो रही है 5.5 मिलियन, देन यहाँ पे हो रही है 7 मिलियन, देन यहाँ पे हो रही है 3.5 मिलियन। तो आपको ये चीज समझ आ रही है, जो चीज हम टेबल फॉर्म में ऐसे लिखते हैं और फिर सॉल्व करते हैं, उसी चीज को लाइन ग्राफ में यहाँ पे शो किया हुआ है। कुछ भी नहीं है, सिंपली वही चीजें हैं, बट डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। क्वेश्चन सेम उसी तरीके से होगा जैसे हम करते आए। फिर इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप आता है मिसिंग फिगर्स। ये जो मिसिंग फिगर्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्ट एक्सपेक्टेड टाइप ऑफ डीआई है आज के टाइम पे। तो यहाँ पे क्या चीजें आपको दी होती है, जैसे देखिए टोटल सिटी आपको दे रखी है, 6 सिटीज है, पॉपुलेशन दे रखी है इतनी इतनी है, उसमें से फिर बाइफर्केशन की है कि मेल्स इतने हैं, फीमेल्स इतने हैं, चिल्ड्रन इतने हैं। फिर आपको यहाँ पे मेल्स फीमेल्स नहीं दी हुई, चिल्ड्रन नहीं दिया हुआ, कुछ ना कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन दी होती है, जिसके बेसिस पे आप यहाँ पे फीमेल्स और चिल्ड्रन की कितनी परसेंटेज है वो निकाल लोगे, देन नंबर निकाल लोगे। देन उसके बाद आपके पास यहाँ पे क्या चीजें होंगी कि इस तरीके से आपके पास डीआई पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। फिर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके अपने आंसर हैं जो करने होते हैं। ये कुछ टाइप ऑफ डीआई है, और इसमें बेसिक थीम वही रहेगी, जैसे हम एक क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, हर एक क्वेश्चन वैसे ही सोल्व होने वाला है। अब बात करते हैं कि क्या क्या टेक्निक्स आप यूज कर सकते हो अपने डीआई को सोल्व करने के लिए, ठीक है। तो नोटबुक निकाल के पेन पेपर में लिख लीजिए सारी चीजें, ठीक है। 2 टेक्निक आपको बता रही हूँ, ए एंड डी, एडी से याद रखना शॉर्ट फॉर्म। सबसे पहले चीज आती है अप्रोक्सीमेशन। ये अप्रोक्सीमेशन क्या है कि जब भी आप कोई डीआई को सॉल्व करने वाले हो, तो आप एग्जैक्ट फिगर्स ना लेके उसकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ले सकते हो, जो आपको लगेगी कि इसके वैल्यू के जो गिवन वैल्यू उसके जैसी ही है, बट थोड़ा सा डिफरेंस होगा उसमें, ताकि आप अपने क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सको, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है 512 और एक मेरे पास नंबर है यहाँ पे 99, ठीक है, 500 और 99 ले लो। अब मुझे क्या करना है, 500 को 99 से डिवाइड करना है। 500 को 99 से डिवाइड करना आपको लगता है थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, बट वट इफ अगर मैं ये बोल दूं कि 500 को 100 से डिवाइड कर दो, तो आप फटाफट से आंसर बता दोगे, मुझे 5 आ रहा है। दिस इज अप्रोक्सीमेशन, कि आप क्या कर रहे हो, ये जो वैल्यू थी
इसको इसके नियरेस्ट राउंड ऑफ फिगर में लेके जा रहे हो, ठीक है, 100 के मल्टीपल में ले गए 99 को, और अपने क्वेश्चन को इजिली यहाँ पे सोल्व कर रहे हो। अब ये यूज कैसे होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा गया है, आपको कोई प्रोडक्शन हुई थी, ठीक है, डिफरेंट इंडस्ट्री में 2 से 3 आइटम्स आप बना रहे हो, तो आपकी टोटल प्रोडक्शन मैं पूछ लूं कि 2002 में कितनी प्रोडक्शन हुई है एज कंपेयर टू 2000, तो मैं आपको डेटा दे रखा है मैंने, 2002 में जो प्रोडक्शन हुई है वो हुई है 3780 यूनिट्स की, और 2000 में जो प्रोडक्शन हुई है वो हुई है 199 यूनिट्स की, ठीक है, 1999 ले लो, 1999 यूनिट्स की। अब आपको इसको सॉल्व करना होगा, तो आप कैसे सॉल्व करोगे कि कितना प्रोडक्शन हुआ है परसेंटेज में, तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर रहे हो, तो यहाँ पे नंबर क्या है, बिल्कुल अजीब नंबर आ रहे हैं जो कट भी नहीं हो रहे, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको तकलीफ होगी कैलकुलेशन करने में, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो अब किस तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हो, इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, इसको राउंड ऑफ कर लो, 2000 बना लो 1999 की जगह। तो 100 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करोगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, तो आप बता दोगे कि अप्रोक्सीमेटली 198% मेरा आंसर है जो आ रहा है। नेक्स्ट टेक्निक यूज करते हैं, नेक्स्ट टेक्निक हमारे पास है डिवाइड एंड कॉन्कर। ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ यही किया था, तो हम मैथ्स के साथ यही करेंगे, क्योंकि हमें अपने मार्क्स जो लेने हैं 10 आउट ऑफ 10 स्कोर करना है। तो अब ये डिवाइड एंड कॉन्कर है क्या, यहाँ पे आपके पास पूछा जाता है बहुत बार कि फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है 98, इसका 23% बता दीजिए, डायरेक्टली 23% बोल दिया गया। अब हमें करना क्या है, इसको ये जो 98 है इसका 23% निकालना है, तो 98 का 20% लो प्लस 3% लो, ठीक है। यहाँ पे 98 का क्या करना है, 20% प्लस 3%। अब यहाँ पे इस टेक्निक को फॉलो करने के लिए आपको 2 चीजें याद रखनी है, 2 से 3 चीजें, वो क्या है, कोई भी नंबर आपको गिवन हो, एनी नंबर, उसका 1%, 10% और 5%, ये आपको निकालने आने ही चाहिए, और ये बहुत ज्यादा इजी है। किस तरीके से आप निकाल सकते हो, फॉर एग्जाम्पल कोई भी नंबर है 3780, ये नंबर है मेरे पास, मुझे निकालना है इसका 1%। 1% क्या होता है, जो भी नंबर दिया हुआ है उसके 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगा दो, 37.80 1% के बराबर हो जाएगा। 10% निकालना है, एक डिजिट के पहले पॉइंट लगा दो, 378 10% के बराबर हो जाएगा। 5% निकालना है, 5% इज हाफ ऑफ 10%, 1/2 ऑफ 10%। तो यहाँ पे क्या करना है, जो 10% आया उसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करोगे 189, आपके पास क्या आ गया, 5% की वैल्यू आ गई। कोई भी क्वेश्चन आपको कितना भी परसेंटेज पूछा जाए, 33% है, 25% है, 27% है, आपको करना क्या है, इसको डिवाइड करना है, ब्रेक करना है, और फिर इसको सॉल्व करना है। 30 + 3 देन 25 है, तो 25 में क्या करेंगे, 20 + 5, 27 है, 30 - 3 कर दीजिए। यहाँ पे अब एक चीज समझना, ठीक है, मैं करवाती हूँ आयुष जी, आपका जो डाउट है वो क्लियर करते हैं, इसको समझ लेते हैं पहले। 30 - 3 है, ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज समझ रहे हो, यहाँ पे 30 और 3, जितना आपका 10% आएगा ना, उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, जितना आंसर आएगा उसके एक डिजिट पहले और पॉइंट लगा देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है 37520 ले लो, 37520, ये एक नंबर है, कोई भी रैंडम नंबर मैंने ले लिया, मुझे निकालना है इसका 33% या फिर 27%, कुछ भी, 27% निकाल लेते हैं पहले। तो यहाँ पे होगा क्या, मैं क्या बोल रही हूँ, 30 - 3 ले लो इसको, 30 - 3 लोगे, 10% निकाल लोगे, 3752 आ गया, 30% निकालना है, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। इट इज इजी कि आप 10% को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 3 2 6, 3 5 15, 21 22 9 एंड 10, ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, 3% माइनस करना है ना, ये 30% की वैल्यू है, एक डिजिट के पहले पॉइंट लगा दो, तो 10,256 में से 1025.6 माइनस कर देना है, मेरे पास 27% की वैल्यू आ जाएगी। अदरवाइज आप अगर 27% निकालने जाओगे तो इट विल टेक मोर टाइम। करके देख सकते हैं आप, दोनों तरीकों से ज्यादा समय किसमें लगेगा, ज्यादा समय इसमें लगने वाला है अगर आप 27/100 करके सॉल्व करने वाले हो, बट इसमें तरीके में थोड़ा कम टाइम लगेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके माइंड में चीजें आ जाएंगी। मैंने आपके सामने सॉल्व किया, 30 सेकंड भी नहीं लगे इस कैलकुलेशन में, क्लियर, ठीक है। और अब यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, स्केयर्स वगैरह और फ्रैक्शंस, इनका कैसे यूज होगा, ये सारी चीजें भी आपको समझनी है।
अब एडिशन जब आप करते हो, कोई भी पर्टिकुलर डीआई आपको दी हुई है, आपसे बोला जाता है कि इस पर्टिकुलर डीआई में आप ये बताओ कि एक कंपनी है वो कितना टोटल प्रोडक्शन कर रही है ओवर 5 ईयर 6 ईयर, जितना भी डेटा आपको दिया हुआ है, 6 साल का डेटा दिया हुआ है, ठीक है, और आपसे ये पूछा जाता है कि इन्होंने जितनी भी प्रोडक्शन की, ठीक है, यहाँ पे मैं दे देती हूँ प्रोडक्शन कितनी की है, ये प्रोडक्शन की है इन्होंने, ठीक है, और आपको यहाँ पे बताना है 6 ईयर में प्रोडक्शन यहाँ पे है 344 लगा लो, कुछ भी रैंडम नंबर ले लिए हैं मैंने, ठीक है, ये आपके पास 6 ईयर्स हैं और 6 ईयर्स में प्रोडक्शन है। आपसे पूछा जाएगा कि टोटल प्रोडक्शन बताओ कितनी हुई है। अब टोटल प्रोडक्शन के लिए आप क्या करते हैं, टोटल प्रोडक्शन के लिए एडिशन करते हैं, बट एडिशन करेंगे कैसे? अब हम इस तरीके से एडिशन नहीं करेंगे कि 100 + 138 इज 238, देन 217 ऐड करेंगे, नो, इट विल टेक टाइम और ये आपका टाइम कंज्यूम ज्यादा होगा यहाँ पे, तो ये हमें नहीं करना। अब एडिशन कैसे करनी है? एडिशन करनी है प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है, छोटी क्लासेस में पढ़ा था प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू चार्ट हम पढ़ते थे ना, यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, इसी के अकॉर्डिंग हमने एडिशन करनी है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, 100 है ना, 100 क्या है, 100 नंबर है, ओके, 138 है, 100 + 30 + 8 है ये आपके लिए, 217 इज 200 + 10 + 7, तो आपको एडिशन कैसे करनी है, 100 देन 200, 200 + 200 is 400, 4 + 3 is 7, 7 + 3 is 10, 10 + 3 is 13, 1300 आपके पास यहाँ पे बन गए। अब टेंस प्लेस को ऐड करो, 30, 40, 50, 50, 30, 80, 80 and 40 is 120, इसको ऐड करो, देन 8 + 7, 15, 15 + 8 is 15 + 8 is 23, ठीक है, 23 + 3 is 26, 26 + 4 is 30। अब यहाँ पे आपको इसको इस तरीके से सॉल्व करना है, 1450 आपके पास आंसर आ जाए। फ्रैक्शंस में क्या चीजें हैं? फ्रैक्शंस का मतलब क्या होता है कि आप एक किसी भी पर्टिकुलर चीज को ना टोटल में से उसके हिस्से कर देते हो। जैसे मैंने बात की कि मेरे पास एक प्लेन पेज था, उसके मैंने 2 हिस्से कर दिए, तो वो क्या हो गया, 1/2 हो गया, ठीक है, दैट इज फ्रैक्शन। अब ये फ्रैक्शन और परसेंटेज में क्या रिलेशनशिप होता है ना, उसको समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज होता है हमारे डीआई में। तो यहाँ पे होता क्या है, परसेंटेज में क्या चीजें होती हैं, सारी चीजें 100 से कंपेयर होती हैं परसेंटेज में, और फ्रैक्शन में क्या होता है, फ्रैक्शन में 1 से कंपेयर होती है चीजें। तो यहाँ पे अब करेंगे क्या, अब मुझे फ्रैक्शन और परसेंटेज को अगर रिलेट करना है, तो मुझे यहाँ पे कॉमन चीज क्या है मेरे पास, कि 100 से 1 पे जाना और 1 से 100 में जाना है, तो क्या करना होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई फ्रैक्शन है 1/2, ठीक है, कोई चीज का आधा हिस्सा। अब मुझे ये बताना है कि परसेंटेज में कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर दो हमेशा 100 से। जब भी आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है, तो फ्रैक्शन जितना भी होगा 100 का उतना फ्रैक्शन बना लो, उतना प्रोपोर्शन ले लो कि 100 का 1/2 होगा यहाँ पे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 50% मेरे पास नंबर आ जाएगा कि किसी चीज का आधा हिस्सा 50%, ठीक है, वो क्या होता है 1/2 के बराबर है, तो 1/2 इज 50%। क्लियर? फिर इसके बाद यहाँ पे आता है, अब कोई भी और फ्रैक्शन है, जैसे कि 1/3 है। अब 1/3 को मैं क्या बोल सकती हूँ परसेंटेज में, मैं बोल सकती हूँ 100 से मल्टीप्लाई करके कि ये 33.33% है। अब ये जो फ्रैक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है, आपसे पेपर में बोला जाता है इसका 33.33% बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना, जो भी नंबर गिवन है उसका 1/3 कर दो डायरेक्टली, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, क्योंकि 33.33% इज 1/3 ओनली, वो 1/3 की ही वैल्यू है, तो 1/3 करिए सीधा, ठीक है। अब ऐसे आपसे यहाँ पे नंबर दे दिया जाता है 2/3, अब 2/3 का मतलब क्या हो गया, 1/3 अगर 33.33% है तो 2/3 इसका 2 गुना हो जाएगा, ठीक है, 2/3 कैसे आएगा, 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई करके, तो 33.33 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 66.67% आपके पास बन जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद अब आपके पास और काफी फ्रैक्शंस हैं, जैसे कि यहाँ पे 1/2 से लेके मैंने 1/20 तक लिखे हैं, हमारे लिए इतने ही सफिशिएंट है, इसी से क्वेश्चन बन जाते हैं। मेन जो फ्रैक्शंस हैं मैंने सारे रेड कलर से हाईलाइट किए हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपसे पूछे जाते हैं बार बार। इस बार भी एक डीआई आई थी, ठीक है, होम साइंस में थी शायद, उसमें ये पर्टिकुलर परसेंटेज आपको दे दी। अब अगर आपको ये नहीं पता कि 16:2/3 इज 1/6, तो आप वहां डीआई में कंफ्यूज हो जाओगे कि ये किस तरीके से अब मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि 16:2/3 एक अलग ही नंबर हो गया। पर ये अगर मुझे पता है कि 16:2/3 सिर्फ और सिर्फ 1/6 है, तो जो भी मेरे को वहां पे नंबर दिया हुआ था ना, तो उसका मेरे को 1/6 करना था और मेरे पास आंसर आ गया था कि कितने बच्चे हैं। आपसे बोला गया था यहाँ पे डिफरेंट स्कूल्स हैं,
उसमें बच्चे दिए हुए हैं और बच्चों की परसेंटेज यहाँ पे एक बार तो दे दी कि 20% है, ठीक है 20% आप निकाल लेते हो, 20/100 किया या 1/5 किया। अब 16:2/3% दे दिया। पहले आप क्या करोगे, इस मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे, सिंपल फ्रैक्शन में बनाओगे, सिंपल फ्रैक्शन में बना के फिर उसको क्या करोगे, परसेंटेज नीचे 100 लगा के सॉल्व करोगे, तो बहुत टीडियस टास्क है। बट यस, अगर आपको ये पता है कि 1/6 है, तो जो भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे उसको 1/6 से मल्टीप्लाई करना था और आपके पास यहाँ पे आंसर निकल गया। क्लियर? तो ये जो फ्रैक्शंस है ये याद जरूर करने हैं, ठीक है। डे 1 से मैं ये चीज आपको बोल रही हूँ कि ये याद करने हैं, याद कर लो, जितना जल्दी आप याद कर लोगे इनको उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सिंपल इंटरेस्ट में भी, प्रॉफिट एंड लॉस में भी, परसेंटेज वाले क्वेश्चंस में भी और डीआई में भी, सभी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल ये फ्रैक्शंस आपको होने वाले हैं। अब यहाँ पे ये 1/11 आता है, ठीक है, और 1/9 आता है, ये दोनों फ्रैक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1/9 डायरेक्टली क्या है, 11:1/9, 1/11 इज 9:1/11, ठीक है, आपस में इंटरचेंज हो रखे हैं और कुछ भी नहीं है, ये इस तरीके से आप याद कर सकते हो। पेपर में पता क्या आ जाता है, कभी कभी 9.09 आ जाएगा, ठीक है, ये 9.09 क्या है, 1/11 है, ठीक है। अब अगर आपको यहाँ पे दे दिया जाए 18.18, तो अब आप क्या करोगे, ध्यान लगाना एक चीज का कि मेरे को पता है 9.09 इज 1/11, 18.18 इसका 2 गुना है, 2 गुना है तो ये मतलब 2/11 के बराबर हो जाएगा सिंपली। ये चीजें आपको ऑब्जर्व करनी है। अब 9.09 है, ठीक है, 1/11 के बराबर है, 9:1/11, बट 18.18 दुगना है 9.09 के, तो ये क्या हो जाएगा, 1/11 का 2 गुना हो जाएगा, 1/11 को 2 से मल्टीप्लाई दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी दे रखी है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, सोलर, विंड और कोल है। 2 स्टेट्स का डेटा दिया हुआ है और 2 ईयर्स दे रखे हैं, 2011 और 2021, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक डेटा गिवन है कि 3 डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, उनसे आप एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो, एंड 2 ईयर का डेटा है और 2 डिफरेंट स्टेट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा है कि कितनी पॉपुलेशन है उन स्टेट्स में, 2011 में 50 मिलियन की पॉपुलेशन थी स्टेट एक्स में, और 2021 में 60 मिलियन की पॉपुलेशन है स्टेट एक्स में। सिमिलरली स्टेट वाई में 2011 में 60 मिलियन की पॉपुलेशन है और 2021 में 68 मिलियन की पॉपुलेशन है। तो आपको यहाँ पे इस डेटा पे बेस्ड क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से पढ़िए और ट्राई करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। 10 साल का डिफरेंस है ना यहाँ पे, मतलब डेकेडल ग्रोथ आपको दी हुई है कि एक डेकेड में कितनी ग्रोथ हुई। तो आपको यहाँ पे बताना है इन विच स्टेट, किस स्टेट में, फॉर व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी, सोलर में, विंड में या कोल में, किस टाइप की एनर्जी में आपकी जो परसेंटेज ग्रोथ है ना वो ज्यादा हुई है। परसेंटेज ग्रोथ ज्यादा का मतलब कि यहाँ पे 20 था, यहाँ पे 28 हो गया, कितने परसेंट से बढ़ा, 10 से 15 हुआ, कितने परसेंट से बढ़ा, 15 से 20 हो गया, कितने परसेंट से बढ़ा। ये परसेंट ग्रोथ आपको निकालनी है। और ये चीज हमने सीखी थी जब मैंने ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी सिखाया था, ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी सिखाया था, वो आपको बताना है यहाँ पे। ट्राई करिए इसको कि किस पर्टिकुलर सोर्स ऑफ एनर्जी में, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है जो आपका सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, उससे कितनी ज्यादा ग्रोथ हो रही है, किस स्टेट में हो रही है और किस में हो रही है, सोलर में हो रही है या विंड में हो रही है, स्टेट एक्स में हो रही है या स्टेट वाई में हो रही है, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रखा है कि किस स्टेट में परसेंटेज ग्रोथ आपको निकालनी है, ज्यादा हुई है, और डेकेडल ग्रोथ आपको निकालनी है क्योंकि 10 ईयर का डिफरेंस है, 10 साल में कितनी ज्यादा ग्रोथ हुई। सबसे पहले स्टेट एक्स की कैलकुलेट करते हैं सोलर में और विंड में, क्योंकि सोलर और विंड ही आंसर में पूछा हुआ है तो कोल की हम कैलकुलेट करेंगे ही नहीं।
सोलर में देखिए 2011 में प्रोडक्शन कितनी हुई है, यहाँ पे 20 गीगावाट, ठीक है, और 2021 में 28 गीगावाट हुई है। अब कितनी ज्यादा ग्रोथ हुई ये कैसे पता लगेगा? मेरे अकॉर्डिंग 8 की ग्रोथ ज्यादा हुई है। कितने पे? 20 पे, ठीक है। 20 मेरा बेस ईयर है 2011। फिर मुझे परसेंटेज ग्रोथ निकालनी है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? 100 से। इसको आप सॉल्व करेंगे, 8 5 क्या हो जाएगा? 40% ग्रोथ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर विंड में हम सेम कैलकुलेट करेंगे। विंड में क्या हुआ है? 10 से 15 हो रहा है। 5 का चेंज आ रहा है कितने पे? 10 पे। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 50% आ जाएगा। सिमिलरली अब स्टेट वाई में जाएंगे तो यहाँ पे सोलर में करेंगे, 15 से 20 हो रहा है, मतलब 5 का चेंज आ रहा है कितने पे? 15 पे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1/3 हो गया। 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं? 33.33%। सिमिलरली अब स्टेट वाई में विंड है जो 8 से 10 हो रही है, 2 का चेंज आ रहा है कितने पे? 8 पे। इसको करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, 1/4 है, मतलब 25%। सबसे ज्यादा ग्रोथ कहां पे हुई? सबसे ज्यादा ग्रोथ यहाँ पे हुई 50%, स्टेट एक्स और विंड में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यस, वेरी गुड। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी आंसर दिया है, वेरी वेरी गुड। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। व्हाट वाज द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन स्टेट एक्स इन द ईयर 2021? अब यहाँ पे एक चीज आती है कि मैम ये पर कैपिटा क्या है? पर कैपिटा इनकम आपने सुना हो, ठीक है, जो बहुत बड़ा एक बेसिक्स होता है। आपकी कंट्री कितनी डेवलप्ड है, कितना अच्छा आपका कंट्री परफॉर्म कर रही है, वो कैसे आप डिफाइन करते हो? पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे, कि हर एक पर्सन जो आपका कंट्री में रिसाइड करता है, ठीक है, जो कंपनी में जो कंट्री में रहता है आपका हर एक पर्सन, हर एक नागरिक, उसकी कितनी इनकम है, ठीक है, पर पर्सन के हिसाब से जब आप निकालते हो तो वो होती है पर कैपिटा इनकम। अब यहाँ पे बोल रहे हैं पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि जितनी इलेक्ट्रिसिटी आपके पास है वो आप पर पर्सन के अकॉर्डिंग कितनी अवेलेबल है, एक पर्सन कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज कर सकता है। तो जितनी टोटल इलेक्ट्रिसिटी आपके पास होगी उसको आप डिवाइड कर देंगे किससे? जितनी आपकी पॉपुलेशन है। तो यहाँ पे ये चीज पूछ रखी है पर कैपिटा अवेलेबिलिटी कितनी है इलेक्ट्रिसिटी की स्टेट एक्स में। स्टेट एक्स में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ है? ये 20, 10 और 40, 70 गीगावाट है, ठीक है। और पॉपुलेशन कितनी है? 2021 में लेना है। 2021 में आपकी जो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिसिटी है वो कितनी है और पॉपुलेशन कितनी है? टोटल इलेक्ट्रिसिटी डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। आप यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। करिए इसको सॉल्व और बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। पर कैपिटा का मतलब क्या है? कि पर पर्सन के पास कितनी इलेक्ट्रिसिटी है कंज्यूम करने के लिए। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आ रहा है मेरे पास, दैट इज 1.41 किलोवाट के अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर आ रहा है। एंड यस, आपका आंसर यही आएगा। टोटल इलेक्ट्रिसिटी आपके पास कितनी है? टोटल इलेक्ट्रिसिटी आपके पास है 28 + 15 + 42, दैट इज 85 गीगावाट्स। पॉपुलेशन कितनी है आपकी? टोटल 60 मिलियन पॉपुलेशन है। क्लियर? तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1.41, आगे कुछ भी नंबर आता रहेगा, 1.4166। तो आपको अप्रोक्सीमेशन में बताना है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब किसी भी स्टेट का पूछ सकते थे वो, इन्होंने स्टेट एक्स का 2021 में पूछ लिया। अगर स्टेट वाई का पूछा होता 2011 में तो आप क्या करते? 50 + 15 + 8, ठीक है, 65 एंड 8 73 को 60 से डिवाइड कर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। अब यहाँ पे देखो क्या चीज दी हुई है, रीन्यूएबल एनर्जी। अब रीन्यूएबल एनर्जी ये एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए और ये पता होना चाहिए आपको कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी में रीन्यूएबल सोर्सेज कौन से और नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज कौन से। अगर आपको पता है कि रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कौन से हैं तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। करिए सॉल्व। एंड गाइस, क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज क्लास को लाइक किया करो, शेयर किया करो सभी के साथ, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ के हम अच्छे से पढ़ सकें, ठीक है। और अभी आपके लिए बहुत ज्यादा चीजें प्लान की जा रही हैं, पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2। कॉमर्स है मेरा, तो कॉमर्स के लिए तो वो चीजें भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देंगी। तो
ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो वीडियोस को, ताकि हम रीच बना पाए अपनी सभी स्टूडेंट्स तक, और जिनको एक्चुअल में नीड है, ठीक है, उन तक हम पहुंच पाए। यहाँ पे स्टेट एक्स होगा, ठीक है। चलिए बताइए क्या है इसका आंसर। हाँ, तो रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कौन से होंगे, वो होंगे सोलर एंड विंड, ठीक है। कोल क्या है, ये नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है, ये ओवर द टाइम खत्म हो जाएगा, ठीक है, अपने आप को बहुत जल्दी से रिप्लेनिश नहीं कर सकते हैं, बहुत जल्दी नहीं बनते हैं, बट सोलर और विंड ऐसे सोर्सेज हैं हमारे जो हम कभी खत्म नहीं होते हैं, ठीक है, जो सालों साल चलते रहते हैं, तो इसीलिए इनको रिन्यूएबल बोला जाता है। चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। परसेंटेज शेयर बताना है आपको टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में, ठीक है। अब स्टेट एक्स है और स्टेट वाई है और 2 ईयर है आपके पास, 11 और 21। टोटल 2011 में आपकी कितनी इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल हुई है, ठीक है, कितनी कैपेसिटी है यहाँ पे, 20, 10 और 40, 70 2011 में, ठीक है, स्टेट एक्स में। और फिर 2012 में कितनी है, और 2021 में कितनी है स्टेट एक्स में, ये है 85। देन इसके बाद स्टेट वाई में अगर हम कैलकुलेट करें तो ये है 73, और यहाँ पे कितनी है, ये है 85। तो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमारे पास स्टेट एक्स में और स्टेट वाई में इतनी इतनी है 2011 में, 2021 में। इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आपको यह बताना है कि जो रीन्यूएबल एनर्जी है ना, टोटल इंस्टॉल्ड में रीन्यूएबल एनर्जी का जो परसेंटेज शेयर है वो सबसे ज्यादा कहां पे है। अब रीन्यूएबल एनर्जी कहां है, यहाँ 30 है, ठीक है, और यहाँ पे कितनी है 28 प्लस 15, 38 और 43, क्लियर। इसमें कितनी है 15 प्लस 8 इज 23, एंड यहाँ पे कितनी है 20 प्लस 10 इज 30। अब आपको परसेंटेज शेयर निकालना है, तो आप क्या करोगे, परसेंटेज शेयर के लिए आप कितनी है रीन्यूएबल 30 है, कितने पे है 70 पे है, परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। इसको आप सॉल्व करोगे 300/7, ठीक है, इसके अप्रोक्सीमेशन में आपका आंसर आएगा। अभी मैं बताऊंगी कि इसको पूरा सोल्व भी नहीं करना, वैसे कैसे आंसर आ सकता है आपका। फिर यहाँ पे 43/85 है, फिर यहाँ पे 23/73 है। ये डिवाइड क्यों कर रही हूं मैं, क्योंकि आपको कंपेयर करना है कि टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में आपका रीन्यूएबल एनर्जी का कितना प्रोपोर्शन है। तो अब यहाँ पे देखना एक चीज ऑब्जर्व करना, यहाँ पे क्या है, ये इसके हाफ से थोड़ा कम है, 70 का हाफ कितना होता है 35, उससे कम है, मतलब 50% से कम जाएगी ये। फिर यहाँ पे क्या है 85 का हाफ कितना होता है, 85 का हाफ इज 42.5, क्लियर। 42.5 ये उससे थोड़ा ज्यादा है, मतलब मोर देन 50% जाएगा। 23 और 73 ये तो काफी कम जाएगा 50% से, और ये जो है ये भी काफी कम जाएगा 50% से। मैक्सिमम मुझे बताना था कितना परसेंटेज होगा, ये आ जाएगा। तो 2021 और स्टेट एक्स, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चीज ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, आपको क्वेश्चन पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास सिर्फ ये चीज है ना कि आपको पता है कि परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होती है, उसके बेसिस पे आप निकाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये चीजें लिखने की भी जरूरत नहीं थी, जस्ट 30 है आउट ऑफ 70, 30/70 करो, 43 है आउट ऑफ 85, 43/85 करिए। अब आप ये देख लो कि कितना गैप इनमें सबसे ज्यादा है। अब 50% आपको लेके चलना है ना, 50% क्या होता है हाफ, 70 का 50% इज 35, तो 35 से कम है, मतलब कम आएगा 50% से। ये 85 का हाफ अगर आप करोगे 42.5 है, ये 43 है, थोड़ा ज्यादा ही है, मतलब 50% के इक्वल और हल्का सा ज्यादा होगा। एक ही चीज यहाँ पे आई है कि जो यहाँ पे 50% से ज्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द इंक्रीज इन टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब क्या बताना है, एवरेज इंक्रीज बताना है, कितने में, टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में, जो टोटल इंस्टॉल्ड है कैपेसिटी उसमें कितना इंक्रीमेंट आया, पर क्या बताना है, एवरेज बताना है। एवरेज का मतलब जितना इंक्रीज होगा उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे आप ऐड करके, ठीक है। यहाँ पे क्या चीज है, रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में आपको इंक्रीमेंट देखना है, तो अगेन सोलर और विंड में देखोगे आप, यहाँ पे कितना है 30 और स्टेट वाई में कितना है 23, क्लियर।
आपको टोटल स्टेट में देखना है ना, 2011 से 2021 में कितना इंक्रीमेंट हुआ दोनों स्टेट्स में। तो स्टेट एक्स में तो 30 है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इलेक्ट्रिसिटी की, और यहाँ पे 15 + 8 23 है। ये टोटल कितना हो गया? 53 हो गया। 2021 में कितना हुआ? 28 + 15, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 43 प्लस यहाँ पे जो स्टेट वाई है उसमें कितना है? 30। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 73। कितना इंक्रीमेंट हुआ? 53 से 73 बन गया, 20 का इंक्रीमेंट हुआ। बट मुझसे पूछा है एवरेज इंक्रीमेंट बताइए। दो स्टेट्स थी तो 2 से डिवाइड कर दूंगी, आंसर आ जाएगा 10 गीगावाट्स। चलिए बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी के लिए क्या करना है? टोटल इलेक्ट्रिसिटी को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करना है, ठीक है। चारों जगह पे करो, 2011 में स्टेट एक्स में, 2021 में स्टेट एक्स में, 2011 में स्टेट वाई में और 2021 में स्टेट वाई में करके देखिए। जिसका आंसर सबसे कम आ रहा है वो आपका करेक्ट आंसर है। ओके, ऑप्शन नंबर ए आंसर आ रहा है मेरे पास। टोटल इलेक्ट्रिसिटी देखनी है आपको, टोटल कितनी है यहाँ पे? 70, ठीक है, 2011 में। और 2021 में कितनी थी? 85। ये स्टेट एक्स की बात कर रही हूं मैं। अब टोटल इतनी है, पॉपुलेशन कितनी है? यहाँ पे है 50 और यहाँ पे है 60। तो 70 को 50 से डिवाइड करोगे 7/5, ठीक है। इसको आप सोल्व करेंगे 7/5 को, तो आएगा 1.4। क्लियर, 1.4 आ गया। 85 को 60 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास लगभग 15 और 12 है, ये 4 पे एंड 5 पे, 5/4 मतलब यहाँ पे आएगा 0.8, सॉरी 5/4 है, 1.2, ठीक है। देन इसके बाद आपके स्टेट वाई में आपको देखना है, स्टेट वाई में जो टोटल यहाँ पे आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो कितनी है? 73 है, और पॉपुलेशन कितनी है? 73/60, क्लियर। और 2021 में यहाँ पे है 85/68। आपको इसको सोल्व करना है। 85/68 आप करोगे तो आप इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। सोल्व करिए और फिर मुझे बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। मैंने आपको बता दिया कि करना क्या है। 70/50 टोटल पॉपुलेशन लेनी है और टोटल इलेक्ट्रिसिटी लेनी है आपको। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। एटी 85/68, इसको आप अप्रोक्सीमेशन में ले सकते हो। 85/68 है ना, 70 लेट कर लो इसको, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे कोई नंबर आएगा तो उसको आपको अप्रोक्सीमेशन में लेना है कि आपने डिनोमिनेटर को बढ़ाया था तो आपका नंबर कम आएगा, तो अप्रोक्सीमेशन में थोड़ा सा ज्यादा उसका नंबर आने वाला है। 1.25 है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास आ गया, ये सभी को सॉल्व करने के बाद आपके पास आ रहा है यहाँ पे एक सेकेंड, ये 1.2 नहीं होगा, 85/60 है ना, 12 1 7, सॉरी यहाँ पे 17 से कैंसिल होगा, ये 17/12 आएगा, ठीक है। 17/12 करोगे तो 2.83 आएगा। तो अब यहाँ पे देखिए आपके पास चारों को आपने सोल्व किया तो सबसे कम कहाँ पे आ रहा है? आपका सबसे कम आ रहा है स्टेट एक्स में और सॉरी स्टेट वाई में, और कब? ईयर 2011 है। ये स्टेट एक्स का 2011 ईयर था, 2021 ईयर था। ये स्टेट वाई का 2011 ईयर है और 2021 ईयर है। 2011 में स्टेट वाई में यहाँ पे क्या हो रहा है? आपके पास सबसे कम इलेक्ट्रिसिटी आपको मिल रही है, 1.21 किलोवाट आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 2011 में तो यहाँ पे 1.4 है, ठीक है। 70/50 इज 1.4, बट आपको मिनिमम बतानी है। लीस्ट का मतलब होता है सबसे कम कहाँ पे है। तो जो जितनी टोटल आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है उसको डिवाइड करो टोटल आपके पास कितनी पॉपुलेशन है, उसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ रहा है यहाँ पे 2011 में जो स्टेट वाई है वहां पे सबसे कम पॉपुलेशन को आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है पर पर्सन को 1.21 किलोवाट्स मिल रही है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मैं सोल्व करवाऊंगी,
बहुत ही इजी डीआई है, ठीक है। इसको ऑब्जर्व करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, देन इसके बाद क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आपको दिया क्या क्या गया है ये देखिए। इस पाई चार्ट में डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है कैंडिडेट्स का, जिन्होंने एमबीए में एडमिशन लिया और जिन्होंने उस एडमिशन लेके, ठीक है, एक जो एग्जामिनेशन है उसको पास किया। ये जो सर्कल है ये बता रहा है कि कितने बच्चों ने एडमिशन लिया था, और ये जो सर्कल है ये बता रहा है कि कितने बच्चों ने उस एग्जामिनेशन को क्लियर कर लिया है, पास कर लिया है। क्लियर। टोटल बच्चों ने जो एडमिशन लिया था वो कितने हैं, 8550, और जितने बच्चे पास हुए हैं वो कितने हैं, 5700। आपको इसी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, वन बाय वन उन क्वेश्चंस को हमने सोल्व करना है। बट ये देख लो कि टोटल इतने स्टूडेंट्स थे ना, तो ये डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जहां जहां पे बच्चों ने एडमिशन लिया था। कि पी इंस्टीट्यूशन में 22% बच्चे थे, 8550 का 22%, क्यू इंस्टीट्यूशन में 15%। What percentage of candidates pass the examination from Institute T out of total number of candidates admitted from the same institute? आपको क्या बताना है कि कितने बच्चे हैं जो इंस्टीट्यूट टी में से पास हुए हैं। पास होने वाले बच्चे कितने हैं, ये इंस्टीट्यूट टी की बात कर रहे हैं, तो मतलब ये 9% बच्चे, ठीक है। वो कितने हैं जो टोटल स्टूडेंट्स एडमिट हुए हैं उसका कितना परसेंट है। टोटल इंस्टीट्यूट में बच्चे जो एडमिट हुए थे वो कितने हैं, 8550 का 8% है, ठीक है। और 5700 का आपको 9% है। ये बताना है कितना परसेंट है इसका। यहाँ पे एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जर्व करने वाली, वो ये है, मैं आपको हर बार एक चीज बताती हूँ परसेंटेज में, कि परसेंटेज क्या है, एक रिलेटिव टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे ना आप क्या नंबर ले रहे हो उसी के प्रोपोर्शन में ये परसेंटेज निकलेगा। तो यहाँ पे 8550 है और यहाँ पे 5700 है। ये जिन बच्चों ने एडमिशन लिया था उनमें से ही बच्चे पास होंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको रेशो में डिफाइन कर दूं, रेशो में कन्वर्ट कर दूं, तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा सॉल्व करना, ठीक है। तो रेशो में कैसे बता सकती हूँ मैं, कितने बच्चों में से इतने बच्चे पास हुए हैं, 5700 पास हुए हैं 8550 में से। इसको मैं अगर रेशो में सॉल्व करने लगूँ तो इसको मैं कट करूंगी, 5 के टेबल पे इसको कट करते हैं, 5 वन जा 5, 35 है 7 पे एंड 1, फिर इसको 5 पे करेंगे 1 1 एंड 4, फिर इसको अगेन हम क्या करेंगे 3 के टेबल पे कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 के टेबल पे इसको कैंसिल करेंगे तो 3 3 जा 9 एंड 3 8 जा 24 एंड यहाँ पे करेंगे 3 5 जा 15 एंड 3 7 जा 21। देन अगेन इसको हम 19 के टेबल पे कट कर सकते हैं, 19 2 जा 38, 19 3 जा 57। अब यहाँ पे मेरे पास रेशो निकल के आएगी 2:3, ठीक है। तो ये क्या है 5700, मतलब क्या है कि आपने अगर 3 बच्चे एडमिट हुए थे ना उसमें से 2 बच्चे पास हुए हैं, तो इसकी रेशो क्या होगी 3 और इसको लिख दूंगी मैं 2। ये क्या है, मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ इन नंबर्स को। अब दूसरी चीज यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो परसेंटेज निकालनी है ना मुझे 3 की और 2 की, वो क्या है रिलेटिव टर्म है। तो ये भी सेम वैसे ही उसी तरीके से सोल्व हो जाएगा जैसे मैं इस नंबर को सोल्व कर रही हूँ। तो यहाँ पे 57,000 की जगह मैं क्या कर दूंगी 2 लिख दूंगी, और 8550 की जगह मैं इसको 3 लिख दूंगी। अब मेरे लिए क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे 2 पे 1 पे जाएगा, ये 4 पे, तो 9 डिवाइडेड बाय क्या ये 3 पे कैंसिल हो जाएगा, 3/4 मेरे पास क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है 3/4 का मतलब क्या होता है 75%। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। परसेंटेज में जब आपसे कोई चीज पूछी जाती है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो, तो 3/4 इंटू 100 इज 75% ओनली। तो सेकेंड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, विच इंस्टीट्यूट हैज द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट पास्ड टू द कैंडिडेट्स एडमिटेड। अब आपको इन सबको क्या करना है, कंपेयर करना है सभी इंस्टीट्यूट को, कि कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे पास हुए हैं और कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे, एडमिट कितने हुए हैं और पास कितने हुए हैं। और ये बताना है कि किस इंस्टीट्यूट में ऐसा हुआ है कि जो कैंडिडेट्स हैं जो पास हुए हैं वो सबसे ज्यादा हैं, ठीक है। तो आपको ये चारों इंस्टीट्यूट में कंपैरिजन करना होगा और परसेंटेज निकालनी होगी कि कितना सबसे ज्यादा कहाँ पे एडमिशन है जो पास हुए हैं बच्चे। इंस्टीट्यूट क्यू में जो बच्चे एडमिट हुए हैं वो है 15%, ठीक है। अगेन मैं क्या लूंगी, मैंने इसको 3 लेट करना है और इसको 2 लेट करना है। अब ये 3 का क्या है 15% है, ठीक है। ये एडमिट हुए हैं बच्चे और पास कितने हुए हैं क्यू इंस्टीट्यूट में 17%, तो 2 का 17% मुझे यहाँ पे लेना है, ठीक है। तो इसको देखना है कि कितना इसमें आंसर आएगा मेरे पास, तो 14
2 जा 34, 8 सेकेंड, 34/100 डिवाइडेड बाय 45/100, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास आया 34/45। ठीक है, ये नंबर आया Q का। सिमिलरली R के लिए भी हम ऐसे ही सोल्व करेंगे। R कितना है, कितने बच्चे पास हुए हैं, 13% बच्चे पास हुए हैं, 2 हमारा नंबर है उसके कंपैरेटिवली, और यहाँ पे 100 है, और उसको डिवाइड करना है मुझे किससे, इसको डिवाइड करना है मुझे R बच्चे जो एडमिट हुए हैं, कितने हैं 10%, किसका 3 का। क्लियर, यहाँ पे आप इसको सोल्व करोगे 26/30 आपके पास आंसर आएगा। देन बी इंस्टीट्यूट में हम देखेंगे, बी इंस्टीट्यूट में बच्चे पास हुए हैं वो है 12%, किसका 2 का, और डिवाइड करेंगे किससे, कितने उन्होंने एडमिशन लिया था, कितनों ने 16% ने एडमिशन लिया था, और मेरा जो टोटल नंबर है वो 3 है, तो 3 का 16%, इसको सोल्व करोगे तो 24 बाय यहाँ पे आ जाएगा 48। क्लियर, अब जो आपका यहाँ पे टी इंस्टीट्यूट है, टी इंस्टीट्यूट हमने लास्ट क्वेश्चन में अभी सोल्व किया था, 75% क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इसको 75 लिख लो, इसको मुझे परसेंटेज में लिखना है, ये कितना हो जाएगा 50%, 48 का हाफ 24 होता है, 50% आंसर आ गया। देन इसके बाद जो यहाँ पे 26/30 है, 26/30 अगर मैं सोल्व करूं तो ये लगभग 89% बन रहा है, क्योंकि 30 का 10% इज 3, यहाँ पे 26 है, मतलब 27 होता तो 90% हो जाता, तो 90 से थोड़ा सा कम होगा। यहाँ पे 34 और 45 है, 34 और 45 को अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करने लगूंगी तो यहाँ पे कितना आएगा, 34 और 45 में 11 का डिफरेंस है, 10% 45 का कितना है 4.5, 20% कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा 9। ठीक है, और ये 9 से भी थोड़ा और ज्यादा डिफरेंस है, तो मतलब ये लगभग 22 से 23% कम होगा, तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि ये 86 और 87% बनेगा। मुझे बताना है कि हाईएस्ट परसेंट किसकी है, हाईएस्ट परसेंट यहाँ पे निकल के आई है सेकेंड इंस्टीट्यूट की, जो क्या था आर इंस्टीट्यूट था, तो ऑप्शन सी जी का आंसर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि इंस्टीट्यूट पी में आपको ये बताना है कि कितने बच्चे हैं जिन्होंने क्या किया है, पास किया है एग्जामिनेशन, और कितने बच्चे हैं जिन्होंने एडमिशन लिया था, उनकी रेशियो आपको मुझे बतानी है। कितने बच्चे पास हुए इंस्टीट्यूट पी में से, देखिए इंस्टीट्यूट पी में कितने बच्चे हैं, 18% है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 5700 और यहाँ पे 8550। मैंने अभी अभी क्या लिया था, मैंने इसको 3:2 रेशियो ले रखा है ना, तो यहाँ पे 2 का क्या करना है 18%। क्लियर, ये कितना है आपको ये बताना है, रेशियो किससे कंपेयर करना है, जितने बच्चों ने एडमिशन लिया था। पी इंस्टीट्यूट में 22% बच्चों ने एडमिशन लिया है, 3 इंटू 22%। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 11 पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 3 से ये 6 पे कैंसिल हो जाएगा। क्या रेशियो आई आपके पास 6:11। सी विल बी द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, अब क्या चीज आ गई कि एब्सोल्यूट नंबर बताना है आपको। आपको ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं जो इंस्टीट्यूट एस और पी से क्या हुए हैं, पास हुए हैं। एस और पी ये पास हुए हैं इंस्टीट्यूट से, वो कितने हैं ज्यादा, यहाँ पे बताना है कि जितने एडमिशन लिया था टी और आर इंस्टीट्यूट से, टी और आर इंस्टीट्यूट में बच्चों ने एडमिशन लिया है। ठीक है, और एस और पी इंस्टीट्यूट में से जितने बच्चे पास हुए हैं उनका डिफरेंस आपको मुझे बताना है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है, तो आप इसको इन्हीं वैल्यूज को लेके सॉल्व करेंगे तो आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या चीज होती है, देखो यहाँ पे टोटल 5700 है, उसका 16% लेना है, उसका 18% लेना है, तो हम क्या कर सकते हैं, परसेंटेज को ऐड कर सकते हैं। 5700 का कितना परसेंट ले लो, 18 और 16 कितना होता है 34% होता है, 34% ले लो। ठीक है, फिर 8550 है, इसका कितना परसेंट लेना है, 10 और 8 18% लेना है, इसका 18% ले लो, फिर इनका डिफरेंस मुझे फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे क्या चीज करती हूँ मैं, क्वेश्चन को कैसे इजी बनाया जा सकता है, 8550 का 20% निकाल लूंगी, क्योंकि ये मेरे लिए इजी हो जाता है। 855 को क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 1710 आ जाएगा, इसमें से 2% माइनस कर दूंगी, 2% कितना बनेगा 1710 में से 2% 171 है, इसको मैं माइनस कर दूंगी, यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा 1539। 1539 मेरे पास नंबर आया कि जितने बच्चे एडमिट हुए थे आर और टी इंस्टीट्यूट में दोनों। क्लियर, ये आ गया 1539। अब मुझे लेना है 5700 का 34%, तो इसमें मैं क्या करती हूँ 57 को 34 से मल्टीप्लाई करने की बजाय मैं क्या करूंगी 5700 का 30% ले लूंगी। 5700 का 30% मतलब क्या है 10% का 3 गुना,
10% कितना है 570। अब इस 570 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लूंगी क्योंकि ये इजी है मेरे लिए। तो यहाँ पे 7 3 21 एंड यहाँ पे 5 3 15 और 16 17 1710 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है 1710 आया। प्लस अभी क्या करना है 4% और ऐड करना है। 4% और ऐड करना है मतलब 5% में से 1% माइनस कर सकती हूँ। 570 10% की वैल्यू है, इसको डिवाइड बाय 2 कर दो 2 पे, देन 17 है तो 8 सा 16 एंड 5 285। इसमें से क्या करना है 57 माइनस कर देना है। आपको ये चीज लग रही होगी कि मैम इतनी सारी कैलकुलेशन क्यों, बट ये चीज समझ के देखना। यहाँ कैलकुलेशन क्या हो रही है, मैं कैलकुलेशन ज्यादा कर रही हूँ पर ऐसी कैलकुलेशन कर रही हूँ जो मैं बिना पेन पेपर के भी कर सकती हूँ, बहुत इजिली कर सकती हूँ। 10% 5% 1% ये बहुत इजी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रही हूँ मैं 34 के लिए 10% 30% 5% और उसमें से 1% माइनस कर रही हूँ। तो यहाँ पे 285 में से 57 माइनस करना है। 15 में से 7 माइनस करूंगी 8 आ जाएगा, 7 में से 5 करूंगी 2 और यहाँ पे आ जाएगा 228। तो यहाँ पे क्या आया 228 आया और 1710 है, इसमें 228 ऐड कर दूंगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1938। 1938 मेरे पास ये नंबर आ गया। अब 1938 में से क्या माइनस करना है 1539 माइनस करना है। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 399। ठीक है 18 में से 9 जाएंगे 9, 12 में से 3 जाएंगे फिर अगेन 9, 18 में से 5 जाएंगे 3, 399 मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है इस डीआई का, इसके बाद हम मैथ्स के क्वेश्चन करेंगे। What is the percentage of candidates passed to the candidates admitted for institute Q and R taken together? क्यू और आर इंस्टीट्यूट में कितने स्टूडेंट्स हैं जो पास हुए, ठीक है, एग्जामिनेशन में, और कितनों ने एडमिशन लिया था, उनकी परसेंटेज आपको बतानी है। देखिए क्यू है और आर इंस्टीट्यूट है, दो इंस्टीट्यूट है। इसमें जो बच्चे पास हुए हैं वो कितने हैं 17% एंड 13%। इकट्ठे लोगे तो 30% है। किसका 2 का 30%। अब अगेन परसेंटेज में है तो यहाँ पे मैं 2 ले सकती हूँ इसको। 2 का 30%। किसके कितना परसेंटेज, आप किससे कंपेयर करना है जितने बच्चे एडमिट हुए थे। क्यू एंड आर में बच्चे कितने एडमिट हुए हैं 10% एंड 15%, मतलब 25%। तो 3 का 25% आपको लेना है। सॉल्व करोगे इसको, 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 पे ये 10 पे कैंसिल हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे 2 पे और ये 5 पे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 4/5 इंटू 100। 4/5 का मतलब क्या है 80%। तो डायरेक्टली 80% आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। 80% इज द करेक्ट आंसर। 4/5 इंटू 100, 5 के टेबल पे 20 पे कैंसिल हो जाएगा, 24 सा 80% आपका डायरेक्टली आंसर यहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चन इसी तरीके से बनते हैं। इसी सेम क्वेश्चन को टेबल फॉर्म में भी बना के दिया जाता है। ठीक है, जहाँ पे टेबल फॉर्म में यहाँ पे परसेंटेज पास दे दिए जाएंगे और परसेंटेज एडमिटेड दे दिए जाएंगे और आपको सॉल्व करना है। आपसे क्या बोला गया कि टोटल स्टूडेंट्स है ना जो आपके एक एग्जामिनेशन में जो अपीयर करते हैं वो कितने हैं 6 लाख स्टूडेंट्स हैं। उनमें से 40% स्टूडेंट्स हैं जो एग्जामिनेशन को पास कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए 6 लाख स्टूडेंट्स टोटल है, 40% पास करेंगे तो 6 लाख का 40% मैं निकाल लूंगी। तो मेरे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा कितना, यहाँ पे आप सोल्व करोगे 6 4 24 एंड 4 जीरोस हैं तो 2,40,000 आपके पास ये आ गया कितने स्टूडेंट्स क्या हुए हैं पास हुए हैं। फिर फर्दर इन्होंने क्या चीज बोली है, फर्दर इन्होंने बोला कि 40% है ना वो टोटल फीमेल्स हैं, जो भी टोटल स्ट्रेंथ है उसका 40% फीमेल्स है। तो मुझे ये भी पता लग गया कि फीमेल्स कितनी है 2,40,000 है, अभी अभी 40% कैलकुलेट किया। तो मेल्स कितने हो जाएंगे, बाकी बचे हुए जो होंगे वो मेल्स होंगे। 6 लाख में से 240 फीमेल्स हैं तो 3,60,000 मेरे पास क्या आ जाएंगे मेल्स आ जाएंगे। अब ये बोल रहे हैं जो मेल है ना उनका 50% क्या हो जाते हैं पास हो जाते हैं। अब मेल कितने हैं 3,60,000, इनका 50% मतलब आधा, 50% मीन्स 1/2
परसेंटेज और फ्रैक्शन हमने सीखा हुआ है। तो 3,60,000 का 1/2 जब आप करोगे तो 1,80,000 आ जाएगा। तो ये चीज मुझे क्लियर हो गई है कि 1,80,000 क्या है, टोटल स्टूडेंट्स जो पास हुए हैं उनमें से मेल्स हैं। अब टोटल स्टूडेंट्स पास हुए हैं 2,40,000, 1,80 उसमें से मेल्स हैं, 2,40 में से 1,80 माइनस करूंगी तो आ जाएगा 60,000। 60,000 क्या है, फीमेल्स हैं जो पास हुई हैं। परसेंटेज बतानी है, टोटल फीमेल्स कितनी थी, 2,40,000 थी। मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, आपके पास परसेंटेज आ जाएगी। यहाँ पे आप सोल्व करोगे 6 1 6, 6 4 24, तो यहाँ पे आया 1/4 इंटू 100, और 1/4 का मतलब क्या होता है, 25%। तो आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्टली ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाते हैं, 2023 का क्वेश्चन है। बट बेसिक्स यही रहेगा, आपको कुछ ना कुछ वैल्यू दी है, उसका परसेंटेज कैलकुलेट करना और उसको प्लस या माइनस करना। अब ये 50% क्या है, जो टोटल मेल्स है उनका 50%। तो आप एक चीज और यहाँ पे कर सकते थे, वो क्या चीज है, यहाँ पे देखो टोटल क्या है, 6 लाख स्टूडेंट्स है ना मेरे पास, उनका 40% पास हो रहे हैं, और यहाँ पे आप बोल रहे हो कि 40% फीमेल्स है, तो बचे हुए 60% मेल्स है ना। अब 60% मेल्स हैं, उनका 50% क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। तो 60% का 50% निकाल लो, कितना हो जाता है, 30%। तो आप डायरेक्टली 6 लाख का 30% निकाल सकते थे। ठीक है, 6 लाख का 30% निकालते तो 1,80 आ जाता। फिर आप 2,40 में से 1,80 माइनस करते तो आपका यहाँ पे 60,000, और डिवाइड कर देते 2,40 से। इस तरीके से आप पास, जिनको अगर मैं ऐड करती हूँ तो 1000 बनता है। ठीक है, दो नंबर को ऐड करके मेरे पास एक नंबर आएगा 1000। एक बड़ा नंबर है उसको 10% से कम कर दो, एक छोटा नंबर है उसको 10% से बढ़ा दो, तो वो नंबर क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो आपसे बोला जा रहा है कि स्मॉलर नंबर बताइए क्या है। ओके, 450 आंसर आ रहा है मेरे पास। सभी ट्राई करिए। और इस टाइप के क्वेश्चन ना, जब आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा हो तो ट्राई कर लिया करो ऑप्शंस के थ्रू, आपको चीजें समझ आ जाएंगी बहुत इजीली। देखो कोई भी दो नंबर है x प्लस वाई, वो क्या है, उनको ऐड किया जाएगा तो वो 1000 बन जाएंगे। ठीक है, अब दूसरी चीज यहाँ पे क्या बोली जा रही है कि अगर जो बड़ा नंबर है उसको डिक्रीज कर दिया जाए 10 से। ठीक है, बिगर नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 10। तो बड़ा नंबर कौन सा होगा, कोई भी एक बड़ा नंबर होगा ना इसमें, x या y में से कोई एक बड़ा नंबर है। मैंने मान लिया कि जो x नंबर है वो बड़ा नंबर है, y नंबर छोटा नंबर है। x नंबर में से मैं क्या कर दूं, इसका 10% माइनस कर दूं, x में से 10% माइनस कर दूं उसका, 10x/100। वो किसके बराबर हो जाएगा, जब छोटे नंबर में मैं उसका 10% ऐड कर दूंगी। ये बोल रहा है क्वेश्चन। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं ये इक्वेशन बना सकती हूँ। ये दोनों अब नंबर क्या हो गए हैं, बराबर हो गए हैं। क्लियर। तो अब इनकी वैल्यू मुझे निकालनी है, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, इनको मैं सॉल्व कर सकती हूँ। कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लो यहाँ पे। 100 एलसीएम आएगा, 100x माइनस 10x, कितना बचा, 90x/100। और किसके बराबर हो जाएगा ये, 100y प्लस 10y डिवाइड बाई 100। तो मैं लिख सकती हूँ 110y के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 90x/100 100y/100 के बराबर हो गया। तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो ये चीज मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है कि x और y की जो रेशियो है वो 11/9 है। ठीक है, x और y क्या है, 11/9 है, या मैं ये बोल सकती हूँ कि 9x की वैल्यू क्या है, 11y के बराबर है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11/9y हो जाएगी। इस इक्वेशन में पुट कर दो इस वैल्यू को। इस इक्वेशन में अगर मैं पुट कर दूंगी तो यहाँ पे क्या आएगी वैल्यू मेरी, x की वैल्यू मैं 11/9y पुट कर रही हूँ प्लस y कर रही हूँ, तो मेरे पास आंसर आना चाहिए 1000। अब इसको मैं सॉल्व करूंगी एलसीएम लेके, 11y प्लस 9y डिवाइडेड बाई 9 इज 1000, 20y/9 इज 1000। सोल्व करेंगे इसको, 9000/20, y की वैल्यू आ जाएगी। y क्या था, y मैंने लिया था छोटा नंबर। इसको सोल्व करूंगी, 450 मेरे पास नंबर आ रहा है। ये मैंने क्या किया है, पूरा लॉन्ग मेथड किया, और पूरा लॉन्ग मेथड करके इक्वेशन बना के मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। ये तरीका है एक। तो दूसरा तरीका क्या है, ऑप्शंस के थ्रू जाओ। ऑप्शंस के थ्रू जब आप जाओगे तो ये क्या है, छोटा नंबर है ना,
450 में 10% ऐड कर दो, 45 हो जाएगा। 450 प्लस 45। अब एक छोटा नंबर 450 है, दोनों का सम क्या है 1000 है, तो बड़ा नंबर ऑब्वियसली 550 हो जाएगा। इसमें क्या करना है, इसका 10% माइनस करना है। 550 का 10% कितना होता है, वो जाता है 55। 550 में से 55 माइनस करोगे 495। 450 में 45 प्लस करोगे तो भी 495। दोनों नंबर सेम आ रहे हैं, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शंस के थ्रू निकालने से कभी कभी चीजें बहुत ज्यादा इजी हो जाती हैं। आपको देखने से क्या लग रहा है कि 500 हो जाएगा शायद, कि 500 है, दोनों ऐड होंगे तो 1000 बन जाएगा। 500 का 10%, 500 का 20%। पर एक चीज यहाँ पे देखना, क्या बोल रहा है कि 10% कम किया गया है और 10% बढ़ाया गया है। तो 500 का 10% जब कम होगा तो 450 आएगा। ठीक है, 50 माइनस करोगे। बट यहाँ पे 500 का 10% जब आप बढ़ाओगे तो वो 550 भी तो हो जाएगा, इक्वल नहीं आ रहे हैं ना। ठीक है, तो ये इक्वल नहीं आया है जब 10% और माइनस या ऐड करने के बाद इक्वल आने चाहिए थे, तो 450 आपका सही आंसर होगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तरीके ये दोनों है। ठीक है, एक और तरीका और क्या है कि x प्लस वाई 1000 के बराबर है। हमने ये चीज निकाल ली कि 9x क्या है 11y के बराबर है। तो अब यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, 9x माइनस 11y इज इक्वल टू 0 लिख सकती हूँ। ये दो इक्वेशन अब मेरे पास बन गई है। इन दो इक्वेशन से भी मैं सॉल्व कर सकती हूँ। कैसे, 9 से क्या कर दूंगी, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी पूरी इक्वेशन को। तो ये आएगा 9x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 9000। क्लियर, और ये है मेरे पास 9x माइनस 11y इज इक्वल्स टू 0। अब इसको माइनस करो, इसको प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। 20y इज इक्वल्स टू 9000 आ रहा है। अगेन y को सोल्व करोगे 9000 बाई 20, वो भी 450 ही आंसर आपको देगा। 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं और 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, मतलब लगातार वाले नंबर हैं। ठीक है, उनको टुगेदर, इनका इकट्ठे सम आप कर रहे हो तो वो क्या हो रहा है, यहाँ पे 231 के इक्वल आ रहा है। क्लियर, स्मॉलर, जो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर है वो 11 कम है स्मॉलेस्ट इवन नंबर से। तो आपको बताना है कि सम क्या होगा लार्जेस्ट ऑड नंबर का और लार्जेस्ट इवन नंबर का। नंबर्स हैं जैसे कि 1, 3, 5, इस तरीके से 3 नंबर है कोई भी, और 3 कॉन्जिक्यूटिव ही इवन नंबर्स हैं, उनका सम 231 के बराबर है। क्लियर, एक इक्वेशन यहां से बनाएंगे। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, जो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर है वो 11 कम है स्मॉलेस्ट इवन नंबर से। तो लार्जेस्ट ऑड और लार्जेस्ट इवन नंबर का सम आप वाले नंबर्स होते हैं, पर यहाँ ऑड नंबर और इवन नंबर की बात की जा रही है। तो ऑड नंबर और इवन नंबर में हमेशा क्या होगा, 1 का डिफरेंस हमेशा ही रहेगा। ठीक है, जैसे कि 1, 3 और 5 है, तो 3 माइनस 1 करोगे, एक 2 का डिफरेंस है ना बीच में, मतलब 2 का डिफरेंस रहेगा, 3 माइनस 1 इज 2। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या करना है, अब मुझे एक नंबर लेना है, मैंने एक नंबर लेट किया x, ऑड नंबर है। इससे छोटा नंबर क्या होगा x माइनस 2, और इससे बड़ा नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 2। ये 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स मेरे पास आ गए। फिर सिमिलरली मैंने इवन नंबर लेट किया एक y, इससे बड़ा इवन नंबर इज y प्लस 2 और इससे छोटा इवन नंबर इज y माइनस 2। अब ये बोल रहे हैं इनको आप ऐड करोगे ना तो ये 231 के बराबर आ रहा है। तो चलिए ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे x माइनस 2 प्लस एक्स प्लस 2 प्लस वाई माइनस 2 प्लस वाई प्लस 2। तो यहाँ पे क्या होगा, ये -2 से ये +2 कैंसिल हो जाएगा, ये -2 से ये +2 कैंसिल हो जाएगा। 3x प्लस 3y किसके बराबर आएंगे, 231 के बराबर आ जाएंगे एज पर क्वेश्चन। अब 3 को कॉमन ले लूंगी, x प्लस वाई किसके बराबर आ जाएगा, 231 डिवाइडेड बाई 3। तो x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 77। क्लियर, इसको 3 के टेबल पे कट करोगे, 3 7 21, 3 7 21। x प्लस वाई की वैल्यू आ गई है मेरे पास 77। सेकेंडली यहाँ पे क्या चीज बोली जा रही है कि जो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर है, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या है x माइनस 2। ठीक है, वो क्या है 11 कम है स्मॉलेस्ट इवन नंबर से। स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या है y माइनस 2। ये बोल रहे हैं y माइनस 2 में से जब आप x माइनस 2 को माइनस कर दोगे ना, आपके पास 11 बचेगा। ठीक है, तभी तो 11 कम होगा। तो मैं इसको इक्वेशन में पुट कर रही हूँ, y माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 2। अब ये देखो माइनस एक्स माइनस 2 करना था ना, माइनस एक्स माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है साइन, तो यहाँ पे x प्लस 2 आएगा। ये किसके बराबर है, ये बराबर है 11 के। -2 से ये +2 कैंसिल हो जाएगा, y माइनस एक्स की वैल्यू आ गई है 11। क्लियर, ये मेरे पास वैल्यू आई है क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर से माइनस करना था ऑड नंबर को, तो y माइनस एक्स आएगा। अब x प्लस वाई की वैल्यू है 77, y माइनस एक्स की वैल्यू है 11। इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लो। x प्लस वाई इज 77,
y माइनस एक्स, या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ यहाँ पे माइनस एक्स प्लस वाई किसके बराबर है 11 के बराबर। इसको कैंसिल करेंगे 2y की वैल्यू आ जाएगी 88 के बराबर, तो y की वैल्यू आ जाएगी 44 के बराबर। y क्या था मिडिल टर्म था, ठीक है, एक नंबर जो इवन नंबर है बट बीच वाला नंबर है, बड़ा मेरे को इवन नंबर लेना है तो 2 ऐड कर देंगे 46 आएगा। अब y की वैल्यू क्या है 44 है, तो यहाँ पे क्या चीज दी हुई है कि y में से x को माइनस करो तो 11 आता है, तो y माइनस 44 माइनस एक्स 11 के बराबर है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 33 हो जाएगी। x की वैल्यू आई है 33 बट मुझे बड़े वाला वो लेना है ओड नंबर, तो 2 ऐड कर दूंगी तो 35 आ जाएगा। दोनों नंबर आ गए, इनका सम मुझे बताना है, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा। इक्वल क्वालिटी के हैं दोनों, ठीक है, एक का प्राइस 20 रुपए पर डजन है, दूसरे का प्राइस 30 रुपए पर डजन है। आप क्या करते हो इनको मिक्स कर देते हो और 24 रुपए पर डजन के हिसाब से बेचते हो, तो आप बताइए कितना प्रॉफिट या कितना। कुछ ऑरेंजेस हैं 20 रुपए वाले और कुछ ऑरेंजेस हैं 30 रुपए वाले, आप क्या कर रहे हो इनको मिक्स करके 24 रुपए का बेच रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये बोल रहे हैं एक दोनों को क्या किया गया है मिक्स किया गया है, इक्वल क्वांटिटी के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं 20 रुपए वाले और 30 रुपए वाले, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या ले रही हूँ 2 डजन ऑरेंजेस ले रही हूँ, एक डजन 20 रुपए वाले हैं, एक डजन 30 रुपए वाले हैं, तो यहाँ पे मेरा सीपी कितना हो जाएगा, सिंपली करते हैं इसको बिना फॉर्मूला के, क्या होगा सीपी 2 डजन मैं जब ऑरेंजेस ले रही हूँ तो एक डजन मैंने 20 रुपए वाले लिए, एक डजन 30 रुपए वाले लिए, तो मुझे कितने पैसे देने पड़े 20 प्लस 30, 2 डजन के लिए मुझे 50 रुपए कॉस्ट पड़ी है, ठीक है। और अब मैं उसको कितने में बेच रही हूँ, मैं बेच रही हूँ 24 रुपए पर डजन में, तो 2 डजन थे तो एक डजन 24 का है तो 2 डजन कितने का हो जाएगा 48 का, ठीक है, 48 इसका सेलिंग प्राइस हो गया। सीपी कितना है 50, एसपी कितना है 48, तो यहाँ पे मुझे क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सीपी माइनस एसपी क्या होता है लॉस होता है, कितना हो रहा है 2 रुपए का, कितने पे हो रहा है सीपी पे होता है हमेशा लॉस, जितने का आप कोई चीज खरीद के लाए हो उस पे आप किसी कम प्राइस पे बेच रहे हो तो आपको उस प्राइस पे लॉस होगा, तो ये लॉस हो गया मुझे कितने पे 50 रुपए पे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 पे क्योंकि परसेंटेज बतानी है, तो आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4% लॉस। ऑप्शन नंबर सी इज द वेरी करेक्ट आंसर। करना क्या है, अब ये चीज देखो कि प्रॉफिट और लॉस क्या चीज होती है। आप कोई चीज किसी प्राइस पे खरीद के लाए हो, उसको जब आप बेचते हो उसको कम प्राइस पे बेच रहे हो, तो इसका मतलब आपको लॉस हुआ है। तो यही चीज मैंने की यहाँ पे, इन्होंने बोला कि आपके पास 2 तरीके के ऑरेंजेस हैं, एक 20 रुपए वाले हैं एक 30 रुपए वाले हैं, आपने उनको मिक्स किया और 24 रुपए में बेच दिया। मैंने ये सिलेक्ट कर लिया कि मैंने 1-1 किलो दोनों लिए, 20 रुपए और 30 रुपए, 50 रुपए के मुझे पड़े वो, ठीक है, कॉस्ट प्राइस 50 रुपए आया। अब मैंने उसको 24 रुपए पर डजन के हिसाब से बेच दिया, एक डजन के 24 रुपए हैं तो 2 डजन के कितने रुपए हो गए 48 रुपए हो गए। अब 50 रुपए का खरीद के 48 में बेचना, 2 रुपए का लॉस हो रहा है, कितने पे हो रहा है 50 रुपए पे। हमेशा लॉस और प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट होता है कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। तो यहाँ पे 50 लिखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अब यहाँ पे आपको कोई फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको चीजें इस तरीके से ही दी जाती हैं पेपर में, तो यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है कि खरीद के ज्यादा का ला रहे हो बेच कम में रहे हो तो लॉस होगा ऑब्वियसली, और कितने पे लॉस होगा जितने का आपने खर्चा किया है 50 रुपए पे लॉस होगा आपको, ठीक है। तो ये आपका क्या रहता है फॉर्मूला रहता है, और लॉस परसेंट का और प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या आएगा, जितना आपको लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है उसको आपने डिवाइड करना है कॉस्ट प्राइस से और मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट जो भी आपको निकालना होता है वो आपका निकल जाता है इस तरीके से। यही यूज करके मैंने आपको आंसर बता दिया है, क्लियर। 4% लॉस इज द करेक्ट आंसर। एक ऐसी सीक्वेंस में आपके पास नंबर होती है, एक ऐसी सीरीज होती है जो एक सीक्वेंस में होगी, मतलब कॉमन डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा नंबर्स में, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, जैसे कि 1 है 3 है 5 है 7 है, यहाँ पे क्या हो रहा है हर एक नंबर में 2-2 का डिफरेंस है, एक नंबर है 2 4 6 8, यहाँ पे भी क्या है 2-2 का डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है हर नंबर में, दैट इज योर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। उसमें ये बोल रखा है कि जो 5th टर्म है ना उसकी वैल्यू क्या है 16 है, ठीक है, 5th टर्म की वैल्यू 16 है। 9th टर्म है जो आपके पास उसकी वैल्यू है 22। यहाँ पे ना फॉर्मूला लिख लो एक कि किस तरीके से आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनती है। कोई भी टर्म आपके पास होती है, एक टर्म है, ठीक है, हमें निकालनी है कोई भी nth टर्म, वो nth क्या हो सकती है, वो 5th टर्म 6th टर्म 7th टर्म कुछ भी हो सकती है। उसको निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले लेनी है फर्स्ट टर्म, ठीक है, जो भी फर्स्ट टर्म होगी उसमें आपने क्या करना होता है ऐड करना होता है
एन कितनी नंबर ऑफ टर्म्स आप ले रहे हो उसमें से 1 माइनस करना है। ये 1 माइनस क्यों किया? क्योंकि एक टर्म आप यहाँ पे ऑलरेडी ले चुके हो। फिर इसको क्या करना होता है, डी से मल्टीप्लाई करना होता है। डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। जैसे कोई सीरीज है यहाँ पे 2, 4, 6, 8 और 10, ठीक है। अब मैं ये पता करना चाहती हूँ कि मुझे बताइए कि 6 टर्म क्या होगी। अब मुझे ये चीज यहाँ पे पता है कि जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, वो है दो का। दो का कॉमन डिफरेंस है। मुझे पता करनी है फिफ्थ टर्म और सिक्स्थ टर्म। सिक्स्थ टर्म पता करने के लिए मैं क्या करूंगी, a6 की वैल्यू मुझे अगर निकालनी है तो फर्स्ट टर्म मेरे पास होनी चाहिए। फर्स्ट टर्म मेरे पास है 2 प्लस n-1। सिक्स टर्म निकालनी है 6 - 1। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ जाएंगी। तो यहाँ पे a6 की वैल्यू क्या आएगी? a क्या है? 2 है प्लस 6 - 1 इज 5। डी क्या है? 2 है। 5 इंटू 2, तो सिक्स टर्म मेरे पास निकल के आएगी कितनी? 5 इंटू 2 10 प्लस 2 12 निकल के आई ये टर्म। तो क्या 10 और 12 में भी 2 का डिफरेंस है? तो बिल्कुल सही है ये। इसी तरीके से अब आपको क्या दिया हुआ है, अब आपको दो डिफरेंट टर्म्स दे रखी हैं। सिक्स टर्म दे रख फिफ्थ टर्म दे रखी है और नाइन्थ टर्म दे रखी है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखिए। अब कॉमन डिफरेंस आपके पास नहीं है, बट आपके पास दो इक्वेशंस है। फिफ्थ टर्म इज 16 एंड नाइन्थ टर्म इज 22। फॉर्मूला क्या होता है टर्म का? ये होता है एक फॉर्मूला जब आपको टर्म निकालनी हो। तो अब मुझे अगर फिफ्थ टर्म निकालनी है जो 16 है, वो कैसे निकलेगी? a प्लस 5 - 1 इंटू डी। तो ये निकल जाएगा 16 किसके बराबर है? a प्लस 4d के बराबर। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, जहां पे मुझे a और d की वैल्यू अभी नहीं पता है। बट मुझे ये चीज पता है कि नाइन्थ टर्म जो है वो 22 है। तो नाइन्थ टर्म अगर 22 है वो किसके बराबर होगी? फर्स्ट टर्म प्लस 9 - 1 इज 8 और d के बराबर कॉमन डिफरेंस। ये इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास आ गई। इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास है, इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास है। दो इक्वेशन है, दो ही वेरिएबल है a और d। अब मैं क्या करूंगी, इनको सॉल्व करके अपना आंसर निकाल लूंगी। हमेशा यही चीज मेक श्योर करनी है कि आपके पास जितने वेरिएबल्स हो उतनी इक्वेशन आपको बना लेनी है। मैथ्स में यही रूल है और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो a प्लस 4d की वैल्यू है 16 के बराबर और a प्लस 8d की वैल्यू है 22 के बराबर। यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको माइनस करोगे इस इक्वेशन में से, तो आपके पास क्या आएगा? -4d की वैल्यू आ जाएगी -6 के बराबर। d की वैल्यू आ जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1.5 के बराबर। तो d कितना आया? 1.5। कॉमन डिफरेंस इज 1.5। किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, आपके पास a की वैल्यू भी आ जाएगी। 16 इज इक्वल्स टू a प्लस 4 इंटू 1.5। 4 इंटू 1.5 इज 6। 16 इज इक्वल्स टू a प्लस 6। a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 में से 6 माइनस करोगे, 16 में से 6 माइनस करोगे, 10 आ जाएगा। a की वैल्यू 10 है, d की वैल्यू 1.5 है। अब मुझे निकालनी है सेवंथ टर्म। सेवंथ टर्म क्या होगी? a7 a प्लस 6 d के बराबर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, a की वैल्यू है 10, 6 है, d की वैल्यू है 1.5। आप इसको सोल्व करोगे, 10 प्लस 6 को 15 से मल्टीप्लाई करते हो, कितना आता है? 90। एक डिजिट पहले पॉइंट है तो आ जाएगा 9। तो आंसर आ जाएगा आपका 19। आंसर इज 19। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सर्टन कोड लैंग्वेज टाउ ला इटो मीन्स ट्रुथ इज एटर्नल। मिटाओ ला नोटा एटो, क्या क्या लिखा होता है? एनिमिटी इज नॉट एटर्नल। टाउ डुओ नोटा पीशो इज ट्रुथ डज नॉट पेरिश। तो आपको यहाँ पे बताना है कि जो एनमिटी है उसके लिए क्या कोड यूज किया गया है। ये 3 कोड दिए गए हैं और नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? एनिमिटी इज नॉट इटर्नल। तो यहाँ पे आप देखो दो कॉमन वर्ड्स क्या क्या है, क्योंकि यहाँ भी इज है और इटर्नल है और यहाँ भी इज और इटर्नल है। तो यहाँ पे ला कॉमन है दोनों में और एटो कॉमन है। तो ये चीज मुझे क्लियर हो गई है कि ये तो क्या है, इट इज और इटर्नल के लिए यूज किए गए हैं। क्लियर। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे क्या है? एनिमिटी इज नॉट इटर्नल और ट्रुथ डज नॉट पेरिश। यहाँ पे जो वर्ड है दैट इज नोट, जो नोट वर्ड है वो क्या है? कॉमन है। तो यहाँ पे देखिए नोटा और नोटा ये दोनों कॉमन है, तो इसका मतलब ये नोट के लिए है। अब ये तीनों टर्म्स तो मुझे पता लगी, एक इसके लिए है, नोट के लिए और इटर्नल के लिए है। तो ये जो वर्ड बचा है वही है एनिमिटी के लिए। तो यही वर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज। एक आर्टिकल है उसका प्राइस क्या होता है? 40 रुपए से बढ़ता जाता है हर साल। ठीक है। एक आर्टिकल बी है, उसका जो प्राइस है वो 15 रुपए से बढ़ता जाता है हर साल। ठीक है। आर्टिकल ए का प्राइस 420 है एट प्रेजेंट और आर्टिकल बी का प्राइस 630 है। तो आपको ये बताना है किस ईयर में जो आर्टिकल ए है वो 40 रुपए ज्यादा हो जाएगा आर्टिकल बी से। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हमने काउंटडाउन सीरीज में किया था। मतलब एग्जैक्टली वर्डिंग तो सेम नहीं है, बट
काफी हद तक सेम है, मतलब जो आंसर भी होगा वो भी सेम निकल रहा है। प्राइस है आर्टिकल ए का वो 40 रुपए बढ़ रहा है हर साल, आर्टिकल बी का प्राइस 15 रुपए बढ़ता है। प्राइस आर्टिकल ए का कितना है 420 और आर्टिकल बी का है 630। किस ईयर में? 2014 में, 2014 ईयर्स में ये प्राइस है। तो आपको बताना है कि किस ईयर में जो प्राइस है ए का वो 40 रुपए ज्यादा हो जाएगा बी के प्राइस से। यहाँ पे क्या चीज है, एक आर्टिकल है उसका प्राइस कितना है 420, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि ये आर्टिकल हर साल 40 रुपए से बढ़ता है, ठीक है। 40 रुपए से बढ़ेगा, हर साल बढ़ेगा, तो मैंने क्या ले लिया, नंबर ऑफ ईयर्स एक्स लेट कर लिया। ये क्या होना चाहिए, 40 रुपए ज्यादा हो जाना चाहिए आर्टिकल बी से। तो यहां से आर्टिकल ए में से 40 रुपए माइनस कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा किसके, आर्टिकल बी का जो प्राइस है वो, प्लस 15 रुपए वो हर साल बढ़ता है। तो ये भी नंबर ऑफ ईयर्स कितना बढ़ेगा, एक्स ईयर्स, क्योंकि कॉमन ईयर्स लेने हैं ना मेरे को। कितने ईयर्स में ऐसा होगा कि आर्टिकल ए 40 रुपए ज्यादा हो जाएगा आर्टिकल बी से। तो आर्टिकल ए का प्राइस एक्स नंबर ऑफ ईयर्स के बाद क्या हो जाएगा, 420 प्लस 40 एक्स। माइनस कर दूंगी इसमें से 40, क्योंकि 40 ज्यादा पूछा है, तो माइनस करके 40 इसके बराबर ले आऊंगी, 630 प्लस 15 एक्स। इसको आप सोल्व करोगे, 380 प्लस 40 एक्स किसके बराबर आ जाएगा, ये आएगा 630 प्लस 15 एक्स के बराबर। यहाँ पे 40x में से 15x माइनस करूंगी और यहाँ पे 630 में से 380 माइनस करूंगी। यहाँ पे बचेगा 25x और यहाँ पे बचेगा 250। आप सोल्व कर सकते हो, 0 में से 0 माइनस करोगे 0 आता है, 13 में से 8 जाएंगे 5 आएगा, और 5 में से 3 जाएंगे तो 2 आएगा। 250 आ गया 25x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 250 को 25 से डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 10। x क्या लिया था मैंने, नंबर ऑफ ईयर्स, कि कितने ईयर्स के बाद मेरी जो वैल्यू है वो इस अकॉर्डिंग बढ़ेगी और इस अकॉर्डिंग मेरी वैल्यू इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे 2014 था, 10 ईयर्स के बाद ऐसा हो रहा है, तो 2024 आपका एक पर्सन है 40 मीटर क्या जाता है साउथ डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। देन राइट में मूव करता है और 40 मीटर और चलता है, ठीक है। फिर अपने लेफ्ट साइड को वो टर्न करता है, ठीक है, यहाँ पे जा रहा है लेफ्ट साइड को टर्न करेगा, देन 20 मीटर चलता है, देन वो क्या करता है, फिर अगेन अपनी लेफ्ट साइड पे टर्न करता है और 40 मीटर फिर चलता है। तो आपको मुझे बताना है कि अब वो अपनी जो स्टार्टिंग पॉइंट है उससे कितना दूर है। तो 40 मीटर ये हो गया, 20 मीटर ये हो गया, तो 60 मीटर होगा आंसर। 40 मीटर कैसे आ रहा है आपका आंसर, और 80 मीटर कैसे आ रहा है। साउथ डायरेक्शन में आप चल रहे हो ना, तो साउथ में आपका राइट क्या होगा, साउथ डायरेक्शन में चलते हुए राइट साइड यही होगा ना, इधर साइड होगा आपका राइट। तो यहाँ पे साउथ में चलते हुए आपने राइट टर्न लिया। अब राइट टर्न लेने के बाद आपने क्या लिया है, लेफ्ट टर्न लिया है, तो लेफ्ट क्या हो जाएगा, इधर साइड आएगा। फिर दोबारा आपने क्या लिया है, लेफ्ट टर्न लिया है, तो अगेन जब यहाँ पे साउथ में चल रहे हो तो राइट इधर साइड था, अब लेफ्ट इधर साइड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 40 है, ये भी 40 है, ये 20 है और ये भी 40 है, तो ये 40 और ये 20 कितना हो गया, 40 प्लस 20 60 मीटर्स। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। वो 20% अपने जो भी उनके पास मनी है उसका 20% क्लोथ्स पे खर्च करते हैं, वो 10% बुक्स पे खर्च करते हैं, 9% गिफ्ट्स लेने के लिए खर्च करते हैं अपनी फैमिली के लिए और फ्रेंड्स के लिए, और 7% जो पैसा है उनका वो खर्च करते हैं किसी और आइटम्स पे। तो ये सारे खर्चे करने के बाद उनके पास पैसे बचते हैं 5400। तो आप मुझे बताइए कि उस पर्सन के पास स्टार्टिंग में कितना पैसा था, इनिशियली कितना पैसा था। आपको एक पर्सन ने 20% क्लोथ्स पे स्पेंड किया, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं लेके चल रही हूँ उसके पास 100 रुपए है, 20% क्लोथ्स पे खर्च कर रहा है मतलब 20 रुपए, 10% बुक्स पे खर्च कर रहा है मतलब 100 का 10% 10 रुपए, 9% गिफ्ट्स वगैरह पे कर रहा है और 7% अदर आइटम पे कर रहा है। टोटल अगर आप इसको करोगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 46%, ठीक है, 46 आपके पास वैल्यू आ जाएगी, 30 और 16 इज 46। 46 उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया, उसके पास बचा कितना, 54। अब मेरे अकॉर्डिंग उसके पास बचे हैं 54 रुपीज। क्वेश्चन बोल रहा है कि उसके पास बचे हैं 5400 रुपीज अकॉर्डिंग, ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू 54 है, अकॉर्डिंग वैल्यू 5400 है ओरिजिनल वैल्यू, मेरे अकॉर्डिंग 54 है, और पूछा गया है कि आपके पास कितना पैसा था इनिशियली। मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास 100 रुपए थे, तो अब इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है कि अगर 54 रुपए बचने पे, 100 रुपए पे होने पे 54 रुपए बच रहे हैं, तो 5400 रुपए कितने रुपए पे बचेंगे। आप इसको सॉल्व करोगे, 100 इंटू 100 इज 10,000। तो डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। प्लॉट है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट, ठीक है, इसकी ये लेंथ है और ये विड्थ है, ब्रेड्थ बोलते हैं जिसको।
तो यहाँ पे लेंथ बढ़ रही है किससे, 25% से, और जो आपकी ब्रेड्थ है वो बढ़ती है 40% से। ये 25% से बढ़ रही है, ये 40% से बढ़ रही है। तो आपसे पूछा गया है कि जो एरिया होगा इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का वो कितना बढ़ेगा, ओरिजिनल एरिया से कितना हो जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला याद ना आ रहा हो तो बता देती हूँ। एरिया क्या होता है, रेक्टेंगुलर फील्ड का लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये एरिया का फॉर्मूला होता है। इसके बढ़ने से आपका एरिया पुराने वाले एरिया से कम हो जाएगा। 5/9 का मतलब क्या है कि वो अपना जो एरिया था ना उसका, फॉर एग्जाम्पल उसका एरिया था 10, मान लो पहले एरिया 10 था, अब वो अपने एरिया के 5/9 हो जाएगा। या पहले उसका एरिया अगर 9 था तो अब वो 5/9 होगा, उस एरिया का मतलब 5 रह जाएगा। मैं क्या बोल रही हूँ, लेंथ और ब्रेड्थ बढ़ी है, ठीक है, इंक्रीज हुई है। और जब इंक्रीज हुई है तो क्या चीज होगी, यहाँ पे आपका एरिया पहले से बढ़ेगा, ऑब्वियसली डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो यहाँ पे आपसे क्या बोला जा रहा है कि लेंथ और ब्रेड्थ इतने से बढ़ रही है, 25% से और 40% से। तो आपका जो ओरिजिनल एरिया था उससे न्यू एरिया कितना ज्यादा होगा। तो जितना एरिया बढ़ेगा, बढ़े हुए एरिया को ओरिजिनल एरिया में ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, न्यू एरिया आ जाएगा। और वो बन जाएगा कितना एरिया आपका पुराने एरिया के कंपैरिजन में कितना है। 3/4 आ रहा है ना, तो 3/4 आ रहा है तो ठीक है। 3/4 क्या है, इंक्रीमेंट है किसमें, ओरिजिनल एरिया में। ओरिजिनल एरिया मेरा लेट इट बी 1, एक एरिया है मेरा पूरा फील्ड का, उसका 3/4 हिस्सा बढ़ रहा है। तो आप ऐड कर दो ना इसको, 7/4 आपका आंसर आ जाएगा। मेरे पास 100 रुपए थे, ठीक है, मेरे पास 75 रुपीज और ऐड हो गए, तो मैं क्या करूंगी, इस 100 रुपए में 75 ऐड कर दूंगी ना। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास 100 रुपए थे, उसका 1/4 और ऐड हो गया। अब 100 का 1/4 क्या है, यहाँ पे 100 का 1/4 करोगे 25 आएगा, तो 100 + 25 125 होएगा। अब मैं ये बोल रही हूँ जो आपके पास ऑलरेडी चीज है उसको एक मान लो। जब आप फ्रैक्शन में लेते हो तो फ्रैक्शन में कंप्लीट आप एक मानते हो ना। जब कोई चीज फ्रैक्शन में होती है तो हम पूरी चीज को एक मानते हैं और उसके फिर टुकड़े करते हैं, 1/4, 1/3, 1/2 ऐसे बोलते हैं। तो मैं बोल रही हूँ 1/4 हिस्सा बढ़ गया है, 3/4 बढ़ गया है। किसमें बढ़ा, 1 में 3/4 बढ़ गया, तो 7/4 आ जाएगा आंसर, ठीक है। अभी हमने एक चीज सीखी कि पुरानी चीज में कुछ न्यू इंक्रीमेंट होगा तो कैसे करेंगे। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे वो चीज समझो। एक रेक्टेंगुलर फील्ड थी, लेंथ बढ़ रही है 25% से, विड्थ बढ़ रही है 40% से। मुझे नहीं पता लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, बट मैंने एक फॉर्मूला सीख रखा है, ए बी फॉर्मूला। वो क्या बोलता है कि जब आपके पास दो चीजें होती है ना, ए और बी, दो वैल्यूज हैं, उनमें इंक्रीमेंट आता है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा आपके नेट जो वैल्यू है उसमें। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 25% से लेंथ बढ़ रही है, प्लस 40% से विड्थ बढ़ रही है। फिर क्या करते हैं, प्लस a इंटू बी करते हैं, 25 इंटू 40 डिवाइड करते हैं 100 से। तो 25 + 40 कितना हो जाएगा, 65। प्लस क्या करना है, 25 को 40 से मल्टीप्लाई करना है, 25 4 = 100 और एक जीरो यहाँ पे है तो 1000 बन जाएगा। डिवाइड करेंगे इसको 100 से, तो यहाँ पे इस 100 से ये 2 जीरो कैंसिल करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, 25 + 40 65, 65 + 10 75, 75 आंसर आएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, 75% का आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। किसमें, एरिया में, क्योंकि एरिया की बात कर रहे हैं ना, लेंथ और ब्रेड्थ की। तो इतना इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा एरिया में। तो पुराना एरिया कितना है, मैं बोलती हूँ पुराना एरिया मेरा 1 है। अब 75% बढ़ रहा है, मतलब 3/4 बढ़ रहा है, तो 7/4 मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर। और यहाँ पे 75% आया है तो आप बोलोगे कि मैम परसेंटेज में आपने 100 क्या रखा है कि 100 लिया करो, तो ये ले लो, 100 + 75 करोगे कितना आएगा, 175 परसेंटेज। आंसर आपको फ्रैक्शन में बोल रखा है, फ्रैक्शन हमने सीखे हुए हैं, परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे बनता है, डिवाइड कर दो 100 से। 100 से यहाँ पे डिवाइड करोगे 25 के टेबल पे ये 4 पे कैंसिल हो जाएगा, ये 7 पे कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 7/4। क्लियर। तरीका जो मर्जी यूज कर लो। हाँ, यहाँ पे लिख लीजिए सभी फॉर्मूलाज। जैसे ए बी फॉर्मूला में ना 4 फॉर्मूला आएंगे कि ए में इंक्रीमेंट हो रहा है, बी में भी इंक्रीमेंट हो रहा है, ए में इंक्रीमेंट हो रहा है पर बी में डिक्रीमेंट हो रहा है, ए में डिक्रीमेंट हो रहा है, बी में भी डिक्रीमेंट हो रहा है, ए में डिक्रीमेंट हो रहा है, बी में इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो कैसे करोगे इसमें, तो यहाँ पे क्या करोगे, प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी माइनस ए बी डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पे क्या करोगे, प्लस ए माइनस बी, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा है, माइनस हो रही है, कोई चीज कम हो रही है तो माइनस करोगे। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि प्लस का ए है माइनस का बी है, तो माइनस ए बी बाई 100 आएगा। फिर यहाँ पे दोनों डिक्रीमेंट हो रहे हैं तो माइनस ए माइनस बी,
पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस ए बी बाय 100 आएगा। यहाँ पे क्या होगा, प्लस ए, सॉरी माइनस ए, डिक्रीमेंट हो रहा है, माइनस ए प्लस बी माइनस ए बी बाय 100। क्लियर? ये फॉर्मूला है जो हम इसको यूज करते हैं, ओपन करते हैं किसी भी दो चीज में, क्या चीज हो रही है, एक चीज बढ़ रही है या कम हो रही है, दोनों बढ़ रही है या दोनों कम हो रही है, तो उनका नेट इफेक्ट कितना निकलता है। एक बॉय को इंट्रोड्यूस करते हुए एक लड़की बोलती है कि ये जो पर्सन है ना, ये क्या है, ये सन है ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल। तो कैसे वो बॉय रिलेट करता है उस गर्ल से। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए एक बॉय को इंट्रोड्यूस करते हुए गर्ल बोल रही है कि क्या है, ये सन है ऑफ द डॉटर ऑफ फादर ऑफ माई अंकल। मेरे अंकल के फादर, मतलब मेरे अंकल के फादर मतलब अंकल क्या हुए, चाचा जी हुए, ठीक है। उनके फादर मतलब दादाजी हुए, दादाजी की बेटी मतलब बुआ हुई, बुआ का बेटा क्या लगेगा आपका, कजन लगेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द वेरी करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करिए। 2100 लोगों का ग्रुप है, उसमें कुछ प्लेयर्स हैं और कुछ कोचेज हैं। हर प्लेयर, जो हर कोच है ना, उसके अंडर 14 प्लेयर्स हैं जिनको वो कोचिंग देते हैं। तो आपको बताना है कि कितने कोच हैं सारा। चलिए यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, जिनका आंसर डी आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। सुमोना जी मैं क्या बोल रही हूँ, 2100 लोग हैं ना, वहां पे कोचेस भी हैं और प्लेयर्स भी हैं। इन 2100 में कोचेस भी हैं और प्लेयर्स भी हैं। हर 14 प्लेयर्स के पास एक कोच है, तो पेयर कितने का बना, 14 प्लस 1, 15 का एक पेयर बन रहा है। तो आप 2100 को किससे डिवाइड करोगे, 15 से डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई किससे करोगे, 1 से करोगे, क्योंकि 14 क्या है, प्लेयर्स हैं, 1 क्या है, कोच है। तो टोटल 15 का पेयर है, कोच कितने हैं, 1। तो इससे आपको क्या करना है, सोल्व करना है। और आप इसको जब सोल्व करोगे, 5 के टेबल पे 3 पे चला जाएगा, देन इसको सोल्व करोगे 420 आएगा, देन इसको अगेन सोल्व करोगे तो यहाँ पे आपके पास 140 आंसर आएगा। तो 140 क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। 140 कोच होंगे, ठीक है। हाँ, एक और इंक्लूड होगा जरूर, क्यों, क्योंकि कोच भी तो एक पर्सन है ना। उस 2100 प्लेयर्स में, 2100 का जो ग्रुप है, 2100 पर्सन है जो, वहां पे कोच भी है और प्लेयर भी है। प्लेयर कितने हैं, 14, और हर 14 के ऊपर एक कोच है, ठीक है। तो टोटल ग्रुप का क्या हुआ, ये जो 2100 लोग हैं उनमें अलग अलग ग्रुप बनाए हुए हैं 15-15 लोगों के, जिसमें 14 प्लेयर है और एक कोच है। तो यहाँ पे कोच की वैल्यू निकालनी है, तो 15 से डिवाइड होगा और 1 से मल्टीप्लाई होगा। अगर प्लेयर पूछे जाते तो आप क्या करते, 2100 को 15 से डिवाइड करके 14 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है, क्योंकि टोटल प्लेयर आपको निकालने थे। तो यहाँ पे आप क्या करते, 14 आता तो 140 और 14 है, 14 का स्क्वायर करते 196 और एक जीरो लगा देते, तो 1960 आपका क्या हो जाता, नंबर ऑफ प्लेयर्स आ जाते। क्लियर? तो स्क्वायर्स याद करने हैं, बहुत जरूरी है, क्यूब्स याद करने हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, एज का ये क्वेश्चन है। आंसर क्या होगा, करण है, ठीक है, एक पर्सन है, वो उसके पेरेंट्स की मैरिज के 3 साल के बाद बोर्न हुआ है, ठीक है। उसके जो फादर हैं वो उसकी मदर से 6 साल बड़े हैं, ठीक है। बट अभी एट प्रेजेंट क्या है, करण की एज 12 ईयर्स है और करण से वो 26 ईयर बड़े हैं उसके फादर, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि जब मैरिज हुई थी करण के पेरेंट्स की, तो उनकी मदर की एज क्या थी। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए कैसे होगा, यहाँ पे क्या चीज है, 26 ईयर्स बड़े हैं ना करण से, तो वहां पे अब हम ये चीज समझ सकते हैं कि जब करण बोर्न हुआ होगा तो उसके फादर 26 ईयर्स के होंगे, ऑब्वियसली। अब जब करण बोर्न हुआ था तो उनके मैरिज के 3 साल बाद हुआ था, तो 3 साल पहले की एज कितनी हो जाएगी उसके फादर की, 23 ईयर्स हो जाएगी। अब उसकी जो मदर है वो उसके फादर से 6 साल छोटी है, तो 6 साल माइनस कर दो, 17 आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। करण से 26 साल बड़े हैं, जब करण पैदा हुआ था तो वो 26 साल के थे, 3 साल बाद पैदा हुआ उनकी मैरिज के, तो क्या होगा, 3 माइनस कर दोगे 23 आएगा। 23 में से उसकी मदर 6 साल छोटी है, 6 माइनस कर दो, 17 ईयर्स उनकी मदर की एज आ जाएगी जब उनकी शादी हुई थी तब, ठीक है। इसके ऊपर तो केस होना चाहिए, चाइल्ड मैरिज इज नॉट अलाउड, ठीक है। चलो आगे देखते हैं।
अ स्टूडेंट इज आस्क्ड टू डिवाइड अ नंबर बाय 5। एक स्टूडेंट है, उसको बोला कि एक नंबर को क्या करना है, उसका हाफ करो और उसको 5 से डिवाइड कर दो और दूसरे हाफ को 3 से डिवाइड कर दो। जैसे कि कोई एक नंबर है, उसका हाफ नंबर लिया, उसको 5 से डिवाइड करने को बोला है और नेक्स्ट हाफ को 3 से। इसने ज्यादा क्लासेस लगा ली एवरेज की, और उस स्टूडेंट ने किया क्या, 5 और 3 से डिवाइड ना करके उसने एक शॉर्ट ट्रिक लगाई कि इसका मीन वैल्यू ले लेते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं पूरे नंबर को। तो उसने 4 से डिवाइड कर दिया। तो जो 4 से डिवाइड किया ना, वो जो नंबर आना चाहिए था, करेक्ट वैल्यू जो आनी चाहिए थी, उससे 5 कम आ रहा है। तो मुझे ये बताइए कि इनिशियल नंबर क्या होगा। अब देखो, कोई भी नंबर हो सकता है वो, ठीक है। उस नंबर को 5 से भी डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है, और उसने गलती से 4 से डिवाइड कर दिया और 5 नंबर कम आ गए। अगर मैं इसको क्वेश्चन को सोल्व करने लगूंगी, काफी लेंथी बनेगा। इस टाइप का क्वेश्चन मैं क्या करती हूँ, ऑप्शंस के थ्रू सॉल्व करती हूँ। ऑप्शंस के थ्रू सॉल्व करने से बहुत इजीली ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखो कैसे, नंबर है 300, 300 का आधा करोगे 150, 150 को 5 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 50। 150 को 3 से डिवाइड करोगे आएगा आपके पास, सॉरी 5 से करोगे तो 30 आएगा, और यहाँ पे 3 से करोगे तो 50 आएगा। नंबर क्या आ रहा है आपके पास, 80 आ रहा है। और आपने क्या किया है, इसको 4 से डिवाइड कर दिया है, 300 को, पूरे नंबर को 4 से डिवाइड कर दिया। तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 75। आंसर आना चाहिए था 80, आ रहा है 75, 5 कम आ रहा है। तो ये तो फॉलो कर गया, तो आंसर तो मेरा यही आ जाएगा। पेपर में कभी कभी ऐसा जरूरी नहीं है कि फर्स्ट ऑप्शन ही आपका हो। तो फॉर एग्जाम्पल, अब आपने 400 ट्राई किया, 400 का आधा कितना होता है, 200। 200 को 5 से डिवाइड करोगे कितना आ रहा है, 40। फिर 200 को 3 से डिवाइड करोगे, पहली बात तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, चलो देख लेते हैं, कर लेते हैं। 400, 200 को 4 से भी डिवाइड करना है, 50 आएगा। और 200 को क्या कर रहे हो, 3 से डिवाइड कर रहे हो, 180 60 पे जाता है, तो ये 60 समथिंग कुछ और ही जाएगा। तो ये तो नंबर कितना बन रहा है, बहुत बड़ा बन रहा है। ये 100 प्लस बन रहा है और यहाँ पे 50 आ रहा है, तो डिफरेंस काफी ज्यादा है। फिर ऐसे ही 350 लोगे, 350 को हाफ करोगे, फिर पॉइंट्स में आएगा, नहीं बनेगा। यहाँ पे 450 है, इसका हाफ हाफ करोगे तो यहाँ पे भी कंफ्यूजन क्रिएट होगी। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जो बहुत इजीली फ्रेम हो रहा है, और यहाँ पे जो डिफरेंस है वो भी 5 का आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से 300 होगा, बिल्कुल सही है, 300 ही इसका आंसर। ठीक है, बट अगर आप ऑप्शंस के थ्रू ना करके इसको सॉल्व करना चाहते हो तो वो भी आप सॉल्व कर सकते हो। वो कैसे करोगे, आप ये मान के चलो कि मेरे पास नंबर है, वो क्या है, एक्स है। अब मैंने क्या किया, इसको 4 से डिवाइड किया है एक बार तो, ठीक है। और दूसरा क्या है, मैंने इसका हाफ लिया, 1/2 लिया, ठीक है, x/2 किया, और इसको क्या किया है, 5 से डिवाइड किया है, प्लस उसी नंबर को, हाफ नंबर को 3 से डिवाइड किया है। क्लियर। तो मेरे पास क्या नंबर आएगा वो चीज आपको देखनी है। तो यहाँ पे आप पहले तो एलसीएम लोगे, ठीक है, या फिर एलसीएम ना लेके पहले इसको रेसिप्रोकल कर लो। तो रेसिप्रोकल करोगे तो क्या नंबर आएगा, ये आएगा x/10, और ये बन जाएगा x/6। अब इसका आप एलसीएम ले लोगे, तो एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 5 और 3 15, 15 और 2 30, 30 आपका एलसीएम आ गया। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 3x प्लस 5x, ये आएगा 8x/30। आपको क्या बोल रखा है कि जब आपने आधे आधे नंबर को 5 और 3 से डिवाइड किया और उसको सम किया, वो क्या है, ओरिजिनल वैल्यू आनी चाहिए थी। और जब आपने उसको 4 से डिवाइड कर दिया नंबर को, तो 5 कम आ रहा है। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि 8x/30 माइनस x/4 किसके बराबर है, 5 के बराबर है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इसको सोल्व करूंगी दोबारा, 30 और 4 का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, 32 जा 60 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 60 एलसीएम आएगा तो ये 16x पे जाएगा, माइनस 60 40 के 4 के टेबल पे कितने पे जाता है, ये जाएगा 15 पे। ठीक है, तो 15x। तो यहाँ पे x/60 की वैल्यू कितनी आई है, 5 के बराबर। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 × 60 इज 300। आंसर आपका दोनों से ही 300 आ रहा है। ठीक है, बट तरीका आपको देखना है कि आपको ये लॉन्ग मेथड करना है या ऑप्शंस के थ्रू जाना है, इच्छा आपकी है। क्लियर, दोनों तरीके मैंने आपको सिखा दिए। ऑप्शंस के थ्रू जाओगे तो अप्रोक्सीमेशन थोड़ा यूज करोगे तो इजिली आपका आंसर आ जाएगा। और अगर आपको प्रॉपर मेथड फॉलो करना है तो जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है वैसे वैसे आप, चलिए सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। सिंपल इंटरेस्ट है, एक सर्टेन प्रिंसिपल पे 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है 5 इयर्स के लिए, और वो है 900 ज्यादा किससे, जो सिंपल इंटरेस्ट सेम प्रिंसिपल पे आप चार्ज कर रहे हो 4 इयर्स के लिए 4% पर एनम पे।
तो आपको बताना है कि प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है। हिंट आपको दे देती हूँ, यहाँ पे लेट कर लीजिए प्रिंसिपल 100 है, उस बेसिस पे सॉल्व करो, एज पर क्वेश्चन सॉल्व करो, आपका आंसर निकल जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? एक ऐसा इंटरेस्ट जो हर साल क्या रहता है, सेम रहता है, सेम एवरी ईयर। तो 5 ईयर्स है 5% के हिसाब से, ठीक है, 4 ईयर्स है 4% के हिसाब से। तो आपको बताना है कितना प्रतिशत का फर्क होगा, और जिसकी वजह से 900 रुपए का फर्क आपको दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट में। सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब करना कैसे है ये चीज ध्यान से समझिए। देखो, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? ऐसा इंटरेस्ट जो हर साल सेम रहेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मुझे ये पता है कि हर साल सिंपल इंटरेस्ट सेम रहने वाला है, क्वेश्चन बोल रहा है कि सेम प्रिंसिपल है आपका, उसी अमाउंट पे आपने अलग अलग तरीके से रेट चार्ज किया है। तो मैंने लेट कर लिया कि मेरे पास प्रिंसिपल कितना है, 100 है, 100 प्रिंसिपल है, 5 ईयर्स के लिए टाइम पीरियड है और 5% है। इसको मैं सॉल्व करूंगी तो मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 25 रुपए। क्लियर? अब अगर 4 साल के लिए 4% के हिसाब से होगा तो मेरे पास यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट आएगा 16 रुपीज। मेरे अकॉर्डिंग कितना डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, 25 और 16 में कितने का डिफरेंस होता है? मेरे अकॉर्डिंग डिफरेंस आ रहा है 9। क्वेश्चन बोल रहा है कि 900 का डिफरेंस है, 900 का डिफरेंस है मतलब 900 ओरिजिनल डिफरेंस है, मेरे अकॉर्डिंग डिफरेंस 9 है, मल्टीप्लाई करना है किससे, 100 से। क्यों? क्योंकि मुझे प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, मैंने प्रिंसिपल लेट किया था 100। तो अब मेरे अकॉर्डिंग 100 लेट करके 9 का क्या आ रहा था, डिफरेंस आ रहा था। क्वेश्चन में अगर 900 का डिफरेंस है तो प्रिंसिपल ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा होगा। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला से मैं क्या निकाल लूंगी, प्रिंसिपल निकाल लूंगी। और प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 100 पे, तो 100 इंटू 100 इज 10,000। तो ऑप्शन नंबर सी इज द। इस क्वेश्चन को करिए, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं वैसे, ठीक है, तो इस टॉपिक को भी आप ध्यान से समझिएगा, ध्यान से करिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, प्रोफेसर को ये लिखा जा रहा है, क्या किया जा रहा है यहाँ पे, +2 किया जा रहा है, +2 यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे P से +2 करेंगे R बनेगा, R से +2 करेंगे 18th नंबर होती है, T बन जाएगा 20th नंबर, O है 15th, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, Q बन जाएगा। देन इसको हमने यहाँ पे दिया ही हुआ इन्होंने कि ये चीज हमने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, साइंटिस्ट का वर्ड बनाना है। तो साइंटिस्ट में भी क्या करना है, +2 करना है। एस में +2 करोगे तो यू आ जाएगा, सी में करोगे तो ई आ जाएगा, आई में करोगे तो के आ जाएगा, ई में करोगे तो जी आ जाएगा, एन में करोगे तो पी आ जाएगा, टी में करोगे तो वी आएगा, आई करोगे तो के आएगा, आई से +2, एस में करोगे तो फिर अगेन यू आएगा, और टी से करोगे +2 तो आपके पास क्या आएगा, वी आ जाएगा, ठीक है। ये आपका बन जाएगा प्रॉपर कोड। और ये कोड किससे मैच कर रहा है, ये कोड मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर। चलिए ये क्वेश्चन करिए, डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, बट इसमें क्या है, डिस्टेंस भी आपसे पूछा गया है, डायरेक्शन प्लस डिस्टेंस। सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक लड़की है, साउथ डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करती है पॉइंट यू से, ये पॉइंट यू है, साउथ डायरेक्शन में वो चली, उसने क्या किया, 50 मीटर चलती है, वो वॉक करती है। देन वो क्या करती है, राइट में टर्न करती है। राइट क्या होगा, साउथ का राइट ये होगा। 30 मीटर्स वो फिर से चलती है, ठीक है। फिर दोबारा क्या करती है, राइट टर्न ले लेती है। अगेन राइट टर्न लेंगी तो क्या होगा, यहाँ पे चलेंगी वो, फिर 40 मीटर्स चल रही है। अब ये यू पॉइंट से 50 मीटर चली थी, अब ये क्या है, इस पॉइंट से यहाँ पे टर्न लेके राइट, ये 40 मीटर्स और चलती है। फाइनली वो क्या करती है, शी मूव्स ईस्टवर्ड्स। ईस्टवर्ड्स क्या है, ईस्ट डायरेक्शन में, हमें ये पता है ESPN, ठीक है। तो ये ईस्ट है, ये PN है, मतलब W वेस्ट आएगा, पश्चिम मतलब वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, अब ईस्टवर्ड जा रही है तो ईस्टवर्ड इनको घुमा दो। कितना जा रही है, 40 मीटर। तो ये चलती गई 30 मीटर तक, तो यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, 10 मीटर इन्होंने और एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप मुझे ये बताइए कि जो इनका स्टार्टिंग पॉइंट था और जो ये इनका क्या है, एंडिंग पॉइंट है, ठीक है, इसके बीच में डिस्टेंस कितना है, कितनी दूर है वो। तो यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल बन गया।
ये डिस्टेंस कितना है 30, तो ये हो गया 40 में से ये 10 है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे टोटल 50 था, इतना 40 हो गया तो ये भी 10 बचा। तो यहाँ पे एक पाइथागोरस थ्योरम होती है, वो क्या बोलती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके बराबर होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, मेरे पास 10 है, 10 का स्क्वायर और यहाँ पे भी 10 का स्क्वायर, इन दोनों के बराबर हो जाएगी, मतलब 100 प्लस 100 तो क्या हो जाएगी 200 के बराबर यहाँ पे वैल्यू आएगी। तो 200 का मुझे क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है। 200 का रूट करना है तो कैसे निकलता है, 200 का डायरेक्टली रूट तो नहीं निकलेगा, तो जो आंसर 10 दे रहे हैं वो तो गलत है, ठीक है, 200 का रूट थोड़ी होता है। 200 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 100 लिख सकते हो ना, तो 100 का जो स्क्वायर रूट होता है वो तो 10 हो जाता है, पर 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है, रूट 2 होता है, तो 10 रूट 2, डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। कितनों का आया था डी आंसर, सभी का आंसर सी आ रहा है, क्यों भाई, 200 आएगा ना रूट में, 200 का रूट 10 कब से होने लग गया, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट याद करने बोला हुआ है ना, जितना जल्दी याद कर लोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। 10 का स्क्वायर इज 100, तो 100 का रूट क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 200 का रूट कैसे हो सकता है, 200 कैसे करोगे, 2 इंटू 100 करोगे, तो 2 इंटू 10 इंटू 10 आप कर सकते हो, तो ये रूट में से 10 तो बाहर निकल जाएगा, बट ये रूट 2 अंदर ही रह जाएगा, तो 10 रूट 2 आपका करेक्ट आंसर हो। देखो डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 2 साल में 5% के हिसाब से 11.25 का डिफरेंस आ रहा है। मैं इस क्वेश्चन को एक तरीके से करती हूँ, और वो भी अगर आप भी उसी तरीके से करोगे तो बहुत इजी आपके लिए हो जाएगा। अब मैं लेट कर लेती हूँ कि प्रिंसिपल क्या है, 100 है, 100 का 2 ईयर्स में 5% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा, 10 बनेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करती हूँ मैं, 100 है, 1 ईयर का 5% के हिसाब से आपको क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालोगे तो वो 10 आएगा, ठीक है। अब इस ब्याज पे ब्याज लगता है ना, सॉरी 5 आएगा, एक साल में 5 आएगा, इस ब्याज पे ब्याज लग रहा है, तो इस 5 का क्या करना है, 5% निकालना है, ये कितना आएगा 0.25 आ जाएगा। अब इस 5 को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 2 ईयर्स का टाइम पीरियड है, और इस 0.25 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये 1 ईयर के बाद सेकेंड ईयर में मेरे पास ब्याज आया और उसका मैंने ब्याज लगाया, ठीक है। ये रेशियो आपको याद करनी है कंपाउंड इंटरेस्ट की। 2 ईयर्स में क्या होती है, 2:1 है, 3 ईयर्स में ये होती है 3:3:1, ठीक है। ये रेशियो आप याद कर लोगे जितना जल्दी, उतना ही इजिली आप इन क्वेश्चन को बना पाओगे। तो ये 2:1 क्या है कि किससे मल्टीप्लाई करना है अपने आंसर को, एक साल में 5 रुपए का ब्याज आया था, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, इस 0.25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.25 आएगा। मेरे अकॉर्डिंग कंपाउंड इंटरेस्ट बना है 10.25, सिंपल इंटरेस्ट बना है 10, डिफरेंस कितने का आया 0.25 का, क्वेश्चन बोल रहा है डिफरेंस कितने का है 11.25 का है। अब मुझे वो प्रिंसिपल निकालना है जिसमें 11.25 का डिफरेंस आया था, मैंने 100 लेट किया था तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। इसको आप सोल्व करोगे तो यहाँ पे जब इसको सोल्व करने जाओगे तो आपके पास यहाँ पे 25 के टेबल पे आप इसको सोल्व कर लोगे, 1 पे कैंसिल हो जाएगा, 25 4 100 होता है, 12 बचेगा, 125 5 पे चला जाएगा, तो 45 इंटू 100, 4500 आपका प्रिंसिपल निकल जाएगा, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, x की वैल्यू है 10, y की वैल्यू है 0.1, तो इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन है जिसकी हाईएस्ट वैल्यू आएगी। एंड गाइस सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको शेयर करिए एंड लाइक करते चलिए, ठीक है। देखो करना क्या है, x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 0.1 है, एक बार बोल रहा है कि x स्क्वायर और y स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी। देखो 10 का स्क्वायर इज 100, मल्टीप्लाई करना है किससे, 0.1 के स्क्वायर से, 0.1 का स्क्वायर मतलब 0.01, 1 को जब आप मल्टीप्लाई करते हो 1 से तो 1 आता है ना, यहाँ पे एक डिजिट पहले पॉइंट है, 2 डिजिट्स है, 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 2 डिजिट के पहले पॉइंट आएगा, तो 0.01 हो गया, इसको आप सोल्व करोगे आंसर आएगा 1, 100 को 0.01 से मल्टीप्लाई करना है 1 आंसर आएगा। एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, 100 में से माइनस करना है 0.01 को, अब इसमें आप माइनस करोगे तो क्या आएगा, इसको आप माइनस कर सकते हो, 100 में से 0.01 माइनस करना है, 10 में से 1 करेंगे 9 आएगा, फिर यहाँ पे 9 आएगा और यहाँ पे भी 99, तो 99.99 आपके पास आंसर आ गया। फिर अब आपको क्या करना है, प्लस करना है, तो जब प्लस करना है तो ये आएगा 100 प्लस 100.01, ठीक है। अब क्या करना है, डिवाइड करना है, 100 को डिवाइड करना है 0.01 से, ये हटाओ पॉइंट के 2 जीरो और यहाँ पे क्या करना है 2 जीरो लग जाएंगे। अब 10,000, इसको आप जब सोल्व करोगे यहाँ पे देखो
10,000 डिवाइडेड बाय 1, कितना, कौन सा नंबर सबसे बड़ा हुआ? यही नंबर तो सबसे बड़ा आया, डिवाइड बाय 1 है तो उसका मतलब कुछ नहीं होता। इन चारों में से नंबर कौन सा बड़ा आया है सबसे? ऑप्शन नंबर डी, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर। ठीक है, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। अब एक चीज समझने की कोशिश करना, जब भी पॉइंट्स में आपके पास वैल्यू गिवन हो तो यहाँ पे ना चांसेस किसके सबसे ज्यादा हाई होते हैं? डिवीजन के चांसेस सबसे ज्यादा हाई होते हैं, क्योंकि आप एक नंबर को उसके 0.01 हिस्से से डिवाइड कर रहे हो, बहुत ही कम हिस्से से डिवाइड कर रहे हो, तो वहां पे जो वैल्यू होगी वो बहुत ज्यादा बड़ी होगी। ठीक है, तभी ये इतने छोटे से नंबर से डिवाइड करने पे आपको यहाँ पे वैल्यू मिल रही है, तो वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी आएगी। जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, 100 को इसके बहुत छोटे हिस्से से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर आपका बहुत कम हो जाएगा। मल्टीप्लाई में क्या होती है, चीजें बढ़ती हैं, बट अगर पॉइंट वाला नंबर हो तो मल्टीप्लाई में आंसर छोटा आएगा, डिवाइड में आंसर बड़ा आएगा। और प्लस और माइनस का तो कोई ज्यादा बड़ा रोल है ही नहीं, यहाँ पे तो 99 और 100 में ही हम खेल रहे हैं। बट यहाँ पे देखो, मल्टीप्लाई करने पे 1 बन रहा है और डिवाइड करने पे 10,000 बन रहा है, तो डिवीजन में पॉइंट्स वाले नंबर अगर डिवीजन में होते हैं तो आपका आंसर काफी बड़ा आता है। ठीक है, बहुत ईजी था, जो चीजें दी हुई थी वही तो करना था और कुछ भी नहीं करना था, सिंप्लीफिकेशन आंसर आ रहा है। चलिए, ज्ञान थोड़ा ज्यादा दे दिया। अब यहाँ पे देखो, टूर को कोड किया गया था, स्क्रू को किया गया था और टीयर को, एज इट इज वही वर्ड्स आपको यूज करने हैं। एस के लिए क्या कोड है? 7 है। ठीक है, डब्ल्यू के लिए क्या कोड है? डब्ल्यू के लिए है 8, 7 8 आएगा। देन इसके बाद कोड है हमारे पास ई के लिए, ई के लिए है 9, तो 9 आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट वर्ड ए, तो ए के लिए क्या कोड है? ए के लिए कोड है 2। ठीक है, यहाँ पे आ गया। फिर इसके बाद टी के लिए क्या कोड है? टी के लिए कोड है 4, तो यहाँ पे ही ये वैल्यू है, यहाँ पे 4 की जगह 6 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और यही आपका आंसर आ जाएगा, और ये पहले ही डिस्कार्ड हो चुके हैं, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, डी इज द वेरी करेक्ट आंसर। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ये 2022 के क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। जिस तरीके से ये नंबर रिलेटेड है उसी तरीके का रिलेशनशिप आपको यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 6 + 4 10 आ रहा है, देन यहाँ पे 10 + 6 16 बन रहा है। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे, पहला नंबर है उसमें क्या करना है, 4 ऐड करना है, तो 11 बन जाएगा। 7 + 4 11 + 6 इज 17। यहाँ पे ऐसा हो रहा है 9 + 4 13 तो हो रहा है, पर 13 में 5 ऐड हो रहे हैं तो ये नहीं फॉलो कर रहा। यहाँ पे +5 हो रहा है तो ये भी फॉलो नहीं कर रहा। यहाँ पे क्या हो रहा है, +5 हो रहा है, फिर +8 हो रहा है, तो ये भी फॉलो नहीं कर रहा। ऑप्शन नंबर डी ही एक ऐसा है जो फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन और करेंगे, देन क्लास वाइंड अप करते हैं। काफी कुछ हमने क्वेश्चंस काफी प्रैक्टिस कर लिए हैं, एक बार इनकी रिवीजन जरूर लगाना। ठीक है, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, लगातार वाले नंबर्स हैं। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, लगातार वाले नंबर्स, उनकी एवरेज कितनी है, 48 है। अब यहाँ पे एक चीज हमने सीखी हुई है, एवरेज टॉपिक्स जब हमने कवर किया था, तो वो क्या चीज होती है, एवरेज क्या होता है, इट इज अ मिड वैल्यू। ठीक है, मिड वैल्यू होती है एवरेज। 5 नंबर है, 5 नंबर में जो उसकी मिड वैल्यू होगी वो उसकी एवरेज होगी। तो यहाँ पे जो सी वैल्यू है उसकी वैल्यू है 48। लगातार नंबर है तो यहाँ पे क्या होगा, 47 और 46, उससे 2 नंबर छोटे और 2 नंबर बड़े होंगे, 49 और 50। ये 5 नंबर्स आएंगे आपके पास। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। एवरेज आपको पता लगी 48 है, तो ये बीच वाला नंबर क्या है, 48 हो गया। आपके पास नंबर्स आ गए। अब आपको क्या करना है, बड़ा नंबर लेना है और छोटा नंबर लेना है, ए और ई, उनका प्रोडक्ट करना है। तो 46 × 50, ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 46 × 50 आप सोल्व करोगे। अब मुझे ना 50 से थोड़ा प्रॉब्लम होती है सोल्व करने में, मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं 100/2 से सोल्व कर सकती हूँ। 46 डिवाइडेड बाई 2, 2 से डिवाइड करना इज वेरी वेरी इजी, 2300 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर, ये आपके पास कि एक बिजनेसमैन है, वो क्या करता है, एक घर खरीदता है 9 लाख रुपए का। ठीक है, वो फिर क्या करता है, उसको रेंट पे दे देता है, और रेंट जो उसको मिलता है ना, उसका 15% हमेशा क्या रख लेता है, सेपरेट रख लेता है। जो भी उसको रेंट मिलेगा उसका 15% वो अलग से निकाल के रख लेगा हमेशा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या चीज है, जब वो क्या करता है, 2106 रुपए एनुअली पे करता है। ये एनुअली अलग से पेमेंट कर रहा है वो,
जिसका घर था, ठीक है, उसको रेंट मिला, उसमें से वो 2106 रुपए अलग से पे कर रहा है किसी चीज के लिए, तो उसको क्या बोला जा रहा है कि 10% एनुअली उसको अपनी इन्वेस्टमेंट पे क्या है, रिटर्न मिल जाता है। इन्वेस्टमेंट कितने की है उसने, 9 लाख रुपए लगाए हैं किसी घर पे, 9 लाख रुपए लगा के 10% इन्वेस्टमेंट कमा रहा है, मतलब 90,000 रुपए कमा रहा है। फिर आपको ये बोला जा रहा है कि जो ये पैसे कमाता है ना, जो रेंट कमाता है, ये नहीं बोल रखा कि रेंट कितना है उसका, रेंट जो भी है उसका 15% वो क्या कर रखता है, अलग से रख लेता है, और उसमें से 2106 रुपए हैं वो आप क्या है, वो एनुअली पे करता है किसी भी चीज के लिए, वो हो सकता है, ठीक है, और फिर उसके बाद उसको 10% बच भी जाते हैं। तो अब आपको बताना है कि रेंट कितना होगा इस पर्सन का, जा रही है 90,000 रुपए उसको रियलाइज हो जाते हैं 2106 रुपए देने के बाद, और 15% क्या कर रहा है, वो अलग से निकाल लेता है। टोटल रेंट उसको कितना मिल रहा है हमें नहीं पता, बट हमें ये पता है कि वो क्या करता है, रेंट जितना भी उसको मिल रहा है उसका 15% यहाँ पे अलग से निकाल लेगा, बचा कितना, 85%। ये जो 85% है इसमें क्या क्या चीजें हैं, एनुअली वो 10% अपना बचा रहा है, 90,000 रुपए प्लस 2106 रुपए, ये वैल्यू है किसकी, 85% की। तो आपको रेंट की वैल्यू निकालनी है ना, तो रेंट की वैल्यू आप कैसे निकाल लोगे, 90,000 और 2106 रुपए, मतलब यहाँ पे 92,106 रुपए है, ये वैल्यू है 85% की। आपको निकालनी है 100% की वैल्यू, तो मल्टीप्लाई कर दो 100 से। इसको सॉल्व करने पे आपके पास एक वैल्यू आएगी, उसको आपने क्या करना है, 12 से डिवाइड करना है, क्योंकि मंथली रेंट पूछा हुआ है, और मैं यहाँ पे क्या निकाल रही हूँ, मैं एनुअली रेंट निकाल रही हूँ, क्योंकि ये एनुअल वैल्यू है 85% की। तो 85% की वैल्यू इतनी है, 100% की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले तो 5 के टेबल पे इसको सॉल्व कर लो, 85 और 100 है, 5 के टेबल पे इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, 1 पे और ये 7 पे 17 आ जाएगा, और ये 20 पे कैंसिल हो जाएगा। अब 17 इज अ प्राइम नंबर, तो ये ऑब्वियसली ऐसा होगा कि ये 17 पे कैंसिल हो जाएगा। तो 92106 को आप 17 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आप 2 करके दिखा देती हूँ, 106 है, ठीक है, इसको 17 से डिवाइड करना है, 17 5 जा, सोल्व करो, 17 5 जा कितना होता है, 170 का हाफ, 170 का हाफ कितना होगा, 8 जा 16 और 5 85 आ जाएगा, 85 यहाँ पे लिख दिया, 7 बचे, ऊपर से 1 कैरी, क्या करोगे, कैरी लोगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, अब 4 पे, अब 17 5 जा 85 था ना, तो 17 4 जा कितना होगा, 68 हो जाएगा। देन यहाँ पे कितना बच रहा है, 3 बच रहा है, देन 0 लोगे, 17 1 जा 17 आ जाएगा, ठीक है, कितना बचा यहाँ पे, 13, देन 136 यहाँ पे बन गया। 17 के टेबल पे 136 कितने पे आता है, 5 पे 85 जा रहा है, तो इससे बड़ा ही जाएगा, 7 या 8 पे हम लेके देखते हैं, 8 पे आप इसको लोगे तो 136 आ जाएगा। अब 17 का टेबल आपको याद करना पड़ेगा, या फिर आप इसको सॉल्व करके ऐसे कर सकते हो। तो 5418 आपके पास वैल्यू आएगी। इसको आपने क्या करना है, 20 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है 12 से, क्योंकि पर मंथ का आपको किराया बताना है। तो 5418 डिवाइड करो 12 से, मल्टीप्लाई करना है 20 से, तो पहले 12 से इसको डिवाइड कर लो, ठीक है। 5418 को जब आप 12 से डिवाइड करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4515, 4515 है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 903 आ जाएगा, यहाँ पे 451.5 आएगा, तो यहाँ पे इसको 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9030 आपके पास मंथली रेंट आ जाएगा, 451.5 आएगा, ठीक है, क्लियर। तो 451.5 आया, 20 से मल्टीप्लाई करना है, 4515 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4515 का दुगना करोगे, 4500 को डबल करोगे 9000, 15 को डबल करोगे 30, तो 9030 आपका मंथली रेंट है जो निकल के